ये जो वीडियो आप लोगों के सामने चल रही है, ये पूरी वीडियो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, लगभग 2 मिनट की है। देखना जरूर, आप लोग बहुत कुछ सीखोगे इस वीडियो से। बाकी इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में मैं आगे आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों, आज की इस बैलेंस डाइट में क्या आप लोगों को मिलने वाला है, पहले एक बार उसके ऊपर नजर डालिए, ताकि पूरे लेक्चर के अंदर में आप लोग अच्छे से अपने आप को जोश में रख सकें। इसके अंदर में एक आर्टिकल काफ़ी प्यारा होगा इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में, पर लेकिन मैं यही नहीं रुकने वाला हूँ। आप लोगों को यहाँ पर इंडिया और चाइना का एंगल भी देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन के बारे में बात करूँगा, डिफेंस रिलेशन के बारे में बात करूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में हर जगह फ़ायदा पहुँचाएंगी। हेल्थ के बारे में बात करूँगा, हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है, ये तो आप लोगों को पता होनी चाहिए और खासकर आप लोगों को अपने घर वालों को बताना चाहिए इसके बारे में, ताकि हेल्थ के ऊपर ध्यान रख सको। एजुकेशन के बारे में एसर रिपोर्ट इतनी शानदार रिपोर्ट है। हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश की बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया नीति आयोग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसका डेटा यूज़ करती हैं इस रिपोर्ट का। यकीन नहीं होगा आप लोगों को मानकर, सरप्राइजिंग डेटा इस रिपोर्ट के अंदर, मजा आएगा सुनकर आप लोगों को। भोपाल डिक्लेरेशन आखिर क्या है समझेंगे पूरा, और किस चीज़ से रिलेटेड है ये समझेंगे। ग्रेटर स्कूप ये क्या है, एक पक्षी है या कोई जानवर है या कोई मतलब एक तरीके से सैटेलाइट है, क्या है ये समझेंगे। इसके बारे में इंटरेस्टिंग होगा जब आप लोग जानोगे। एक पर्टिकुलर शब्द है जिसको बोलते हैं गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, आखिर क्या हो सकता है ये। नाम पढ़कर समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, टॉपिक पढ़कर जरूर समझ में आएगा। इसी के साथ में नेशनल लेवल की 4 न्यूज़ कवर करूंगा, इकोनॉमिक की 2 न्यूज़ कवर करूंगा। कोई कहते ना इकोनॉमिक की न्यूज़ कवर नहीं हो रही है, रेगुलरली होती है आप लोगों की, ठीक है। वर्ल्ड से रिलेटेड भी 3 न्यूज़ रहेंगी। इसी के साथ में जो यहाँ पर ये टॉपिक कवर करूंगा, इसमें भी आप लोगों के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि प्रैक्टिस होगी साथ साथ में, और यहाँ पर भी आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, अलग से 5 एमसीक्यू यहाँ से निकल कर आएंगे। तो लगभग एक छोटी सी टेस्ट सीरीज आप लोगों की डेली लग जाती है, तो बहुत ही अच्छे लेवल पर आप लोगों की तैयारी होती है। एक बहुत ही प्यारा सा मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो कि हम लोग बात करेंगे लिटिल अंडमान के बारे में, और वीडियो के एंड में आप लोग की अंग्रेजी इंप्रूव करेंगे, जिसमें हम लोग इंग्लिश के शब्द भी जानेंगे। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करूंगा वीडियो के एंड में। आप लोगों को पहले पहचानना है कि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है, और फिर आप लोग चीज़ों को और अच्छे से जान पाएंगे। तो बताइए इसके बारे में, वैसे मैंने अभी 2 दिन पहले आप लोगों को बताया भी था, तो मैं आशा करता हूँ कि इनके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे। तो कैसी लगी बैलेंस डाइट, बाकी आइए मजा लेते हैं पूरी बैलेंस डाइट का, एंड तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मैं कोई सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, पर लेकिन जब कोई विद्यार्थी मेरे से इस टॉपिक के बारे में कुछ पूछे, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि उसको इसके बारे में कुछ बातें बताई जाए। और ये कंट्रोवर्सी बन चुकी है सोसाइटी के अंदर में कि बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि रियलिटी में वो चीज़ें जो वो करते हैं वो सही है या फिर गलत है, यानी कि वो अंधविश्वास है या फिर चमत्कार है या फिर कोई आस्था है। तो ये एक बड़ी ही महीन सी लाइन होती है, बड़ी ही पतली सी लाइन आप लोग बोल सकते हो। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जो चीज़ हम लोग प्रूफ कर देते हैं, जिसके प्रूफ करने के बाद में हमारे पास में फैक्ट आते हैं, साइंस उसका एक्सेप्ट करती है। पर लेकिन अगर विश्वास के बारे में बात करें, तो लोग जो हैं पत्थरों को पूजते हैं। तो इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो स्पेस को पूजते हैं, को मतलब एक तरीके से बिल्कुल जहाँ पे कुछ नहीं है तो उसकी पूजा करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एक मूर्ति में विश्वास करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अनेक मूर्तियों में विश्वास करते हैं, कुछ पेड़ पौधों को पूजते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अपने माँ बाप को पूजते हैं। तो ये एक आस्था की कैटेगरी में आता है, यानी कि कोई इंसान जो है वो एक तरीके से किस में विश्वास रख पा रहा है, तो ये उसकी कैटेगरी में आता है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे, तो पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। उसमें आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, यानी कि अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक आप लोग को ये अधिकार देता है कि आप लोग अपने आप से अपना धर्म फॉलो कर सकते हो और उसका प्रचार और प्रसार भी कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर एक तरीके से एक इंडिविजुअल, यानी कि एक पर्सन की खुद की एक तरीके से समझ है कि वो किस इंसान को फॉलो करता है और किस इंसान के साथ में जाकर उसको कंफर्टेबल फील होता है। तो यहाँ पर अभी कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी यहाँ पर यह कि अभी इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो ये करते हैं, यानी कि इंसान को बिना जाने उसका नाम बता देते हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या समस्या चल रही है, कई बार मोबाइल नंबर बताते हैं उसका, और उसके साथ में यहाँ पर उसको चीज़ें बताते हैं। तो अभी यहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो फिर कंट्रोवर्सी ये बन गई कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वो आकर मिलो हमसे। जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने बोला कि हम जो है आपके पास में आते हैं और आपको 30 लाख रुपए देंगे। तो कई सारी ऐसी बातें हुई यहाँ पर, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो इनकी एक वीडियो थी, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर करूँगा,
उस वीडियो को आप लोग देखना। इस वीडियो में खुद जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, जो यहाँ के महाराज हैं, उन्होंने खुद बहुत ही डिटेल में उसके ऊपर बात की है और बोला है कि देखो, चाहे मुझे फॉलो करो, चाहे किसी को फॉलो करो, और चाहे फॉलो किसी को ना करो, बस सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की पूजा करो आप लोग, क्योंकि उन्होंने ही आप लोग को इस दुनिया में जन्म दिया है और उनकी वजह से ही आप लोग इस दुनिया में हो। तो सबसे बड़े भगवान जो आप लोगों के लिए होने चाहिए, और आप लोगों ने सुना भी होगा, सबसे बड़े शिक्षक भी जो सबसे पहले होते हैं वो आप लोगों के माँ बाप होते हैं। मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप लोग पूरा जिस्ट उसके बारे में समझ पाएंगे। टेलीग्राम है स्टडी लवर वीर के नाम से, वहां पर मैं शेयर करूंगा, लगभग 2 मिनट की वीडियो है, उनमें आप लोग इनकी बातें सुनना। कितने प्यार से इन्होंने वो बातें बोली हैं कि सबसे ज़्यादा विश्वास जो है उनके ऊपर आप लोग करो। पर फिर भी इंसान जो है वो किसी न किसी इंसान से कनेक्ट रहता है, और जो इंसान इनसे कनेक्ट है वो इनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर रिलीफ मिलता है जाकर इनके पास में। तो यहाँ पर किसी की आस्था के ऊपर अगर हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मस्जिद में जाते हैं, बहुत सारे गुरुद्वारा में जाते हैं, बहुत सारे मस्जिद में जाते हैं, तो ये इंडिविजुअल की पर्टिकुलर पर्सन की आस्था है जो कोई कहीं पे जा रहा है। तो ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर ये कंट्रोवर्सी उठाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है यार, जो भी आप लोगों के दिल को तसल्ली देता है, वो काम आप लोग करना चाहिए। पर हाँ, मैं भी यहाँ पर वही बात बोलूँगा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा बोली गई है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ऊपर अपने पेरेंट्स को रखो, ठीक है, क्योंकि उनकी पूजा करो, उनकी वजह से आप लोग का अस्तित्व है, इस दुनिया में आप लोग आए हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को तो कुछ मानते नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में अपना एक तरीके से अपना है नहीं, एक पता नहीं क्या क्या ढूंढते घूम रहे हैं, अपनी श्रद्धा वहाँ पर ढूंढते घूम रहे हैं। माँ बाप जो है उनको इज्जत ही नहीं दे रहे हैं घर पे, वो कुछ काम नहीं आने वाली है। इसके ऊपर एक बड़ा ही प्यारा गाना भी बना हुआ है, अगर आप लोगों ने वो सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो वो वाली बात यहाँ पर बोली गई है। तो माँ बाप की पूजा की नहीं है और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते फिर रहे हैं। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। और ये टॉपिक इसलिए भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया क्योंकि ये आप लोग के रिलीजन के पार्ट में आता है। पॉलिटी के लिए पूरा चैप्टर मैंने कवर कर रखा है, जाकर देखिएगा आप लोगों को चैप्टर कितने डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर पढ़ाई है, ताकि ये चीज़ें भी आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सको। तो एक तरीके से आप लोग का ऐसा मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि इन चीज़ों को आप लोग ढंग से समझ सको बिना किसी के फेवर में आए हुए, ठीक है। तो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बड़ा ही शानदार, बहुत ही प्यारा रहने वाला है, जिसको हम लोग INA बोलते हैं, और प्यार से हम लोग इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। और इसके अंदर में हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल कवर करते हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB या फिर जो भी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं जो कि एग्जाम में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे खास बात क्या रहती है इस डिस्कशन की, इसमें जो भी आर्टिकल मैं डिस्कस करता हूं उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूं, इसी के साथ में उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। आंसर राइटिंग आप लोगों की यहाँ पर कवर हो जाती है, यानी कि टॉपिक को ऐसे कवर कराया जाता है। अब वो टॉपिक कहीं भी पूछ ले, कोई आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ रहा है, कोई आप लोगों से प्रीलिम्स से पूछ रहा है, कोई आंसर राइटिंग में पूछ रहा है, या फिर कोई आप लोगों से पूछ रहा है कि यार इसके बारे में बता दो, तो किसी को आप लोग चीज़ें समझा भी सकते हो, ठीक है। तो हर तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये ऐसे तरीके से हम लोग चीज़ें कवर करते हैं, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि उस टॉपिक को चारों तरफ से चारों खाने चित करेंगे, ऐसे हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। तो टकटकी लगाकर देखना, कोई भी डाउट होगा तो उसको पूछना, और चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। और इसी के साथ में आज का शेड्यूल क्या है वो आप लोग जरूर बताना। कल का शेड्यूल आप लोगों ने किस तरीके से फॉलो किया है उसको आप लोग जरूर रेट करना। और आज का डिसिप्लिन टेस्ट आप लोगों का क्या है वो आप लोग जरूर बताना। लाइफ में डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है, जितने अच्छे से लाइफ में डिसिप्लिन बना के चलोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए एक बड़ी ही प्यारी सी कोटेशन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, जो कि आप लोग समझ पाएंगे। बात की जा रही है जो बहाने आप लोग कई बार बनाते हो ना, वो बहाने आप लोग कभी आबाद नहीं होने देंगे, वो इतना नीचे आप लोगों को गिरा देंगे कि आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। अगर चीज़ों को आप लोग पोस्टपोन करते हो, आज ये काम करना था पर नहीं किया, उसको पोस्टपोन कर दिया, जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हो, पता नहीं कहाँ बिजी हो अपने आप में, जो काम करना है वो कर ही नहीं रहे हो। आप लोगों को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई छोड़कर सारे काम आप लोग कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग की जो ऊपर जाने की जर्नी है उसको ढकेल देंगे निचली साइड में, और आप लोग हमेशा अपने आप को एक दुख की स्थिति में पाओगे, और पेन इतना होगा कि किसी को दिखा नहीं पाओगे। अगर रियलिटी में टाइम निकल गया ना, तो इस टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो, आप लोग इसके ऊपर फोकस करो थोड़ा सा यार, क्योंकि यहाँ से आप लोग की ज़िंदगी बन सकती है और बिगड़ भी सकती है। पर लेकिन दोनों चीज़ें आप लोग के हाथ में है, बिगाड़ना भी और बनाना भी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। टाइम है तो आप लोगों के हाथ में तो सब कुछ है, और ये निकल गया तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छा पड़ोसी वो जो बुरे में हमेशा साथ दे। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि इस बात पर इंडिया जो है, यानी कि हमारा प्यारा भारत जो है, वो हमेशा खरा उतरता है। चाहे आप लोग बात कर लीजिए श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की खस्ता हालत थी, इंडिया ने हमेशा दिल खोलकर साथ दिया है।
अभी चाहे हम लोग बात कर लें मालदीव के साथ में, हम लोग हर टाइम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। बात आती है बांग्लादेश की, तो हम हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। इवन कई बार नेपाल जो है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता है, पर लेकिन फिर भी हम लोग नेपाल को हमेशा सपोर्ट करते हैं। भूटान हमारा लंगोटिया यार है, और म्यांमार के अंदर में इतनी बुरी कंडीशन है, फिर भी हम लोगों ने उसके बारे में बुरे शब्द नहीं बोले। अरे यार, हम तो दिल के इतने अच्छे हैं, चाइना के अंदर ऐसी ऐसी हरकतें होती है, हम उसके ऊपर भी कोई शब्द नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मजबूरी में इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो जो है सुधरने का नाम नहीं लेता है, वरना हमारे जैसा पड़ोसी शायद ही किसी को मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछूंगा, जितने सारे पड़ोसी हैं इनमें से आप लोगों का सबसे फेवरेट पड़ोसी कौन सा है? अगर पूछा जाए कि आप लोग कौन सा सबसे अच्छा पड़ोसी है जो कि आप लोगों को लगता है यार दिल से ये सबसे अच्छा पड़ोसी है हमारा, ठीक है? मतलब तुम्हारे जो घर के पास में जो पड़ोसी है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? देश के पड़ोसियों के बारे में बात कर रहा हूँ। घर वाला पड़ोसी अक्सर लोगों को भाता नहीं है, ठीक है? बाकी आप लोग सब जानते हैं। तो काफ़ी शानदार आर्टिकल रहेगा यार ये, और ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया और हिंदू के अंदर भी कवर किया गया। और हमारे देश से रिलेटेड अगर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें तो भाई साहब जयशंकर साहब ने ना झंडे गाड़ रखे हैं आज की डेट में, मतलब जहाँ भी जाता है ना तो बंदा छा जाता है। उन्हें एक गाना है, हसल में गाना था, आऊँगा आऊँगा जहाँ जाऊँगा छा जाऊँगा, तो वही वाली बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पे। मतलब क्या बेहतरीन मतलब बोलते हैं ना, ऐसा दिल जीत लेते हैं, ऐसे होने चाहिए स्पीकर, ठीक है? तो काफ़ी प्यारा ये डिस्कशन रहेगा। कुछ बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, पड़ोसियों के साथ में रिलेशन के बारे में पूरा एक टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर ये कवर होगा, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, इंडिया और मालदीव के। तो पहले एक बार मालदीव की लोकेशन देख लो ताकि अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर सको। तो चलिए मालदीव लेकर चलता हूँ आप लोगों को। वैसे भी मालदीव बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, वो अलग तरीके की विजिट होती है, पर यहाँ पर मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन की विजिट करा रहा हूँ, ठीक है? तो मालदीव आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन के अंदर में। जरा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर मालदीव आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सोचो यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर चाइना आकर बैठ जाए तो हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाता है। थे यहाँ पर एक ऐसे इंसान जो कि चाइना की गोद में बैठते थे, आज की डेट में जेल में पड़े हुए हैं, वो एक अलग बात है। पता है ना, डिस्कस किया था मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल नसीद साहब के बारे में, जो पूरा एक देखा था हम लोगों ने, ठीक है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में, तो हम लोगों ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर अभी रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया है। वैसे पैक्ट तो कई सारे हमारे साइन होते रहते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, पर लेकिन अभी फिलहाल श्रीलंका और जो मालदीव है उनकी इतनी खस्ता हालत हो गई थी रिसेंटली अभी, जिसके चलते हम लोगों ने इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की। और हमारा एक काफ़ी प्यारा सा शानदार सा एक तरीके से इनिशिएटिव है जिसको हम लोग सागर बोलते हैं। सागर एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर यह सिक्योरिटी, जो सबकी जो सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में, तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है, जब आप लोग इसमें जाएंगे तो हमारा जो देश है बेसिकली वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है? तो इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर कि इन सब जो एरिया है इनका ध्यान रखा जाए। तो इसलिए हमारे द्वारा सागर मिशन स्टार्ट कराया गया, ठीक है? तो सागर मिशन के बारे में आप लोगों को कुछ बातें मैं बताऊंगा जो कि आप लोगों को समझनी है और क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर इस मैप को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इंडियन ओशन नजर आएगा। यहाँ से अगर ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये इंडियन ओशन का है, तो ये कैसे घूम गया, ये देखो, ये पूरा का पूरा जो नीचे आएगा, ठीक है? तो ये इंडियन हमारी पृथ्वी नीचे चली गई यार ऊपर आजा, अभी देखो आई तो ये पूरा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये पूरा पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है नीचे, तो ये इंडियन ओशन वाला रीजन है। तो इसमें हम लोगों ने सागर मिशन स्टार्ट किया था 2015 में, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। तो एक तरीके से सबको, सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है, और उसमें सबका विश्वास, ये स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल मिशन के तौर पर भी। तो इसमें मालदीव जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। देखिए, कोई भी देश ना अपने देश में अगर उसको सही चीजें चलानी है तो उसको एक अच्छा बजट अपना रखना पड़ेगा। अगर देश की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ये समझना उस देश की, इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी चल रही है। और इकोनॉमी अगर देश की अच्छी चल रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उस देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और एम्प्लॉयमेंट अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर लोग जो हैं वो खुश हैं, यानी कि हैप्पी हैं। और लोग अगर हैप्पी रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में अच्छे से कनेक्टेड है, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में अगर अच्छे से कनेक्टेड है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट है। और स्टेबल अगर गवर्नमेंट है तो इसका मतलब यह होगा कि फिर से वहां पर क्या होगा, वहां की इकोनॉमी अच्छी चलती रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। तो ये पूरा एक चक्कर घूमता है। जिस देश की इकोनॉमिक अच्छी नहीं है, जल्द ही उस देश में जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार है, यानी कि जो जनरल स्टडी है, जीएस गवर्नमेंट या फिर सरकार, वो चेंज हो जाता है,
ठीक है। तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी देश इस पैटर्न में अगर आप लोगों को दिखाई देता है कि जहां पर वो शानदार तरीके से अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बना पाता है, यूएसए को देख लो, दुनिया को रूल करता है, क्यों भाई साहब, इकोनॉमिक पावर हब है। चाइना को देख लो, आज के डेट में यूएसए से टक्कर ले रहा है, ठीक है, उन्हें कहते हैं कि बाप के सामने जाकर खड़ा हो गया, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पास में थोड़ा पैसा आ गया। उन्हें कई बार जो बच्चा है थोड़े से पैसे कमाने लगता है तो कई बार देखने को मिलता है कि अपने जो पेरेंट्स को आंख दिखाने लगता है। पर लेकिन यही बात है कि बेटा ठीक है थोड़े पैसे कमा लिए, पर लेकिन जो एक्सपीरियंस जो पापा सिरी लिए बैठे हैं वो कहाँ से लेकर आओगे। तो यूएसए के पास में एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, यानी कि यूएसए जो है वो एक इतना पुराना खिलाड़ी है कि कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए चाइना के पास में, पर लेकिन जब यूएसए अपने पे आएगा ना, वो चाइना को एक तरीके से ना घुटनों पर लेकर आ जाएगा। फिलहाल के टाइम पर आप लोगों ने देखा भी होगा, साउथ कोरिया के अंदर में जो रिएक्शन चल रही है, ताइवान के अंदर में जो रिएक्शन चल रही है, इवन नेपाल के अंदर में भी यूएसए आकर घुस रहा है, इधर अफगानिस्तान के अंदर में छोड़कर गया है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि वो वहां पर आ नहीं सकता, जब चाहेगा बम्बार्डमेंट करके चला जाएगा और ये देखता रह जाएगा। पाकिस्तान को अपने पलड़े में भी मिलाने में लगी गया है, इधर जापान हो गया, उसमें पूरी सपोर्ट है, ये साउथ कोरिया, ये सारी चीजें, तो चारों तरफ से बेसिकली खेलेगा ना जब यूएसए, तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर खेलेगा क्योंकि वो पुराना खिलाड़ी है। तो चाइना अभी नहीं कि नया नया अमीर हुआ है, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल इसलिए जरूरी है कि अपने पड़ोसी के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और फिर से वही बात मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जब चाइना को तमाचे लगने स्टार्ट होंगे ना, सबसे ज्यादा खुश जो होगा वो होगा इंडिया। उन्हें आराम से मनी मस, क्या मजा आ रहा है बिना मारे ही वैसा पिट गया, वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर हमारे साथ में अच्छे रिलेशन बनाएगा तो फिर हमको लगेगा कि यार हाँ ठीक है, बेचारे के साथ में गलत हो रहा है, फिर हम इतने मजे नहीं लेंगे। और लेकिन अगर अब पिटेगा तो हम पूरी चुस्की लेंगे, ठीक है, पूरे मजे लेंगे। तो वो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो सिचुएशन अभी यहाँ पर ये है कि वो क्या कर रहा है, चाइना हमारे पड़ोसी देशों के साथ में अपने अच्छे रिलेशन बना रहा है ताकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में रहे और हमको टैकल कर सके। देखिए दो तरीके होते हैं यार, एक तो होता है साथ में मिलके चलना, सबका साथ सबका विकास, यानी कि मैं भी बढ़ रहा हूं, आप लोग भी बढ़ रहे हैं, सारी चीजें बढ़ रही है, ये एक अच्छा तरीका है। एक होता है कि नहीं, सबको नीचे पहुंचाना है, बस मुझे बढ़ना है, वो वाली टेंडेंसी जिस इंसान की होगी ना, वो इंसान हमेशा खाई में जाकर गिरेगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इंडिया और मालदीव जो है उसका जो पैक्ट है, सबसे बड़ा तो अभी देखने को मिला ये ग्रांट के लिए। बात याद रखिएगा, एक होता है ग्रांट देना, ग्रांट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सामने वाले को पैसे देते कि एंजॉय करो, ठीक है, लाइफ एंजॉय करो, वापस देने की जरूरत नहीं है, तो ग्रांट बेसिकली इसको बोला जाता है। तो 100 मिलियन याद रखिएगा, हमारा रुपया है, हमारा है क्या, रुपी, इनका है रुपया। तो रुपया बेसिकली याद रखिएगा, करेंसी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है वनडे टाइप एग्जाम में, तो पता होना चाहिए। तो मालदीव की करेंसी क्या है, वह है रुपया, इंडिया की करेंसी क्या है, वह है रुपया, पाकिस्तानी की करेंसी आप लोगों को बतानी है। हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, ग्राउंड लेवल पर सोसाइटी का वेलफेयर किया जाएगा, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें चला दी, हेल्थ से रिलेटेड चीजें चला दी। तो एक तरीका सोशियो इकोनॉमिक, ये जो शब्द है ना जिसको आप लोग बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी को इकोनॉमी के साथ में डेवलप कर हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा यहां पर ये देखने को मिलता है, जब सोसाइटी और इकोनॉमी साथ साथ में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि सब खुश है वहां पर, यानी कि सोसाइटी भी खुश है, इकोनॉमी भी खुश है, तो सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक ग्राउंड लेवल का डेवलपमेंट माना जाता है, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको देखकर सब खुश रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, जिसको सामाजिक और आर्थिक विकास भी आप लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहां पर बनाया जा रहा है, यानी कि खेलेगा मालदीव तभी तो बढ़ेगा मालदीव, तो इसको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम लोग यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है यहां पर, ये है गडगू, ठीक है, तो गदगू बेसिकली। तो खेल परिसर यहां पर एक सपोर्ट किया जा रहा है, कोलैबोरेशन इंडिया और मालदीव की हेल्प से। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप लोग ये बन सकते हैं यहाँ पर कि कहां पर हम लोगों ने अभी ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मैंने क्या बताया, ये मैंने बताया प्रेजेंट टाइम पर इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में कुछ कुछ बातें। वैसे कई सारे यहां पर आइलैंड भी हैं, अगर छोटे छोटे आइलैंड देखोगे तो इंडिया ने उन आइलैंड में कनेक्टिविटी एक तरीके से बनाने और उनको डेवलप करने में भी काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी तो और भी मैं बताऊंगा, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली, मैं आप लोगों से आगे डिफेंस के बारे में भी यहां पर थोड़ी बात करूंगा। इंडिया और मालदीव के बीच में बड़ी ही प्यारी एक्सरसाइज है यहां पर, जिसको एक्वेरियन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्वेरियन जो एक्सरसाइज है, एक तरीके एक मित्रता वाली एक्सरसाइज आप लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब भी वही है दोस्त, ठीक है। तो मालदीव के साथ में दोस्ती मिलाने वाली हमारी एक्सरसाइज होगी। तो सोशियो इकोनॉमी के बारे में आप लोगों को बता दिया, डिफेंस के बारे में भी अगर कुछ लिखने के लिए आए तो कुछ पॉइंट्स आप लोग यहां से लिख सकते हैं कि इंडिया और बेसिकली मालदीव के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, ताकि यहां पर अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज में बस आप लोग लड़ाई करोगे,
कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पर जो है ये चीजें अच्छी रहती हैं। यानी कि कल को यहाँ पर कोई इस एरिया में मान लीजिए कई साइक्लोन आ गया, ठीक है, या कोई और भी दिक्कत पड़ गई, यहाँ पर एक तरीके से कोई महामारी आ गई, तो उस टाइम पर भी यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारी आर्मी, एयरफोर्स या फिर जो नेवी है वो यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करती हुई नजर आती है। तो ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ना, ये ऐसा नहीं कि हम लोग को सिक्योर करती हैं ओनली फॉर द कि कोई अटैक हो गया, ये हमको महामारी, बीमारी या कोई एक प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं भूकंप आ गया, उसमें भी हम लोग को सपोर्ट कराती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए हम लोग यहां पर ये सिस्टम लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया और मालदीव जो है वो एक दूसरे के साथ में काफी अच्छे रिलेशन बना रहे हैं पहले से। आज की बात नहीं है, पुराने टाइम से आप लोग यहां पर अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे, जिसके बेस पर चीजें अच्छी चलती हुई नजर आती है। क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर में है यार, इंडियन ओशन के अंदर में आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग लैंग्वेज के बेस पर, अपनी कल्चर के बेस पर रिलीजियस और कमर्शियल लिंक आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जो आप लोगों से पूछी जा सकती है कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने मालदीव को एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया था। मालदीव से हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, ठीक है। आप लोगों को पता है जो ये श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1948 में, ठीक है। चाइना कब आजाद हुआ था, 1949 में, ठीक है। और मालदीव कब आजाद हुआ था, मालदीव आजाद हुआ था 1965 में, ठीक है, 1965 में। तो हमारे द्वारा तुरंत रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई साहब ये आजाद देश है। क्यों? क्योंकि हम लोग गुलामी झेल कर आ चुके थे। अगर कोई आजाद हो रहा था तो हमको दिल से खुशी मिलती थी कि हाँ यार ये देश भी आजाद हो रहा है, तो हम लोग अंदर से खुश होते थे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल टाइम में ये आ गई चीजें कि हाँ हम लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो मालदीव हम लोग को हर जगह सपोर्ट कर सकता है। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन में भी मालदीव है, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी मालदीव है, नेम जिसको नॉन अलाइंग मूवमेंट बोलते हैं वहां मालदीव है, कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर मालदीव आप लोगों को नजर आएगा बेसिकली, ठीक है। सार्क के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मालदीव जो है वो एक हमारा सपोर्टिंग पार्टनर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी पर्टिकुलर जो एक ग्रुप में अगर हम लोग हैं तो वहां पर मालदीव हम लोग को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट काफी इंपोर्टेंट है जो मैं बताना चाह रहा हूं, इसके ऊपर तो थोड़ा स्टार लगा लेना। और क्वेश्चन ये वनडे टाइप में एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलवेज आप लोगों से कि टोल गेट इन इंडियन ओशन कहाँ है। जैसे नहीं आप लोग जाते हैं कहीं पर टोल गेट लगा होता है, वहां पर आप लोग टोल पे करते हैं, उसके बाद में जाते हैं, यानी कि चेक पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। तो मालदीव को इंडियन ओशन का चेक पॉइंट बोला जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये वनडे टाइप में कई बार पूछा जाता है और स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में बात करें, ठीक है। टोटल अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे मैंने बताया कि मालदीव जो है वो छोटे छोटे ग्रह से मिलकर यहां पर बना हुआ है, ठीक है। जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं बेसिकली, ठीक है, आइलैंड जिनको आप लोग बोल सकते हैं। तो ये देखिए आप लोग दुनिया भर के छोटे छोटे आइलैंड आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड है इनकी संख्या पता है कितनी है? ये आप लोग को इनको बेसिकली जैसे सबसे पहले तो एक शब्द मैं आप लोग को बताता हूं, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, इसके ऊपर कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से द्वीप समूह बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेसिकली आर्केपेलिगो। आर्केपेलिगो मतलब बहुत सारे जब छोटे छोटे से जब आप लोगों के सामने जो एक आइलैंड होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको बोल देते हैं। तो 1200 के करीब आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेंगे छोटे छोटे आइलैंड। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को बताना है अंडमान और निकोबार में टोटल कितने छोटे छोटे आइलैंड हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, और कितने आइलैंड में यहां पर लोग रहते हैं ये भी बताना है। दोनों डिफरेंट है क्वेश्चन अपने आप में, ठीक है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये इसके बारे में है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें यहां पर मालदीव के साथ में हम लोग अभी अच्छे लेवल पर रिलेशन बना पाते हैं, तो इंडियन ओशन में हमारी अच्छी प्रेजेंस रहेगी सप्लाई के पॉइंट ऑफ से भी देखा जाए तो मालदीव काफी एक अच्छा देश यहां पर है हमारा सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। यूपीएससी ने रिसेंटली अभी आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर में एक जो कंट्री है जिसका नाम है वियतनाम, उससे क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि वियतनाम काफी ज्यादा न्यूज में था। तो कल को चलकर अगर मालदीव से पूछ ले आप लोगों से, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो वीडियो होती है ना जिसमें प्रॉपर टॉपिक डिस्कस किया जाता है, उसी के अंदर से आप लोगों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकल जाते हैं कि किसके साथ में ऑपरेशन कैक्टस है, ये आप लोगों से पूछ लेंगे क्या था ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर क्या था। ये प्रीलिम्स के तो क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है सर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हो जिस दिन ये चीज समझ जाओगे ना यार कि यूपीएससी की तैयारी जो है वो इन रियलिटी में वो मेंस की ही तैयारी होती है। जो प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं ना वो प्रीलिम्स में ही रहते हैं, पर लेकिन जब मेंस की तैयारी करते हो ना, क्योंकि मेंस में जब आप लोग आंसर राइटिंग करोगे तो आप लोग ये चीजें लिखोगे कि ऑपरेशन कैक्टस में इंडिया ने जो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया था वहां पर, ठीक है, ऑपरेशन नीर में इंडिया ने हेल्प की थी वहां पर जाकर बेसिकली मालदीव में जब वाटर से रिलेटेड
काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये पॉइंट लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मेंस की तैयारी होती है तो आप लोगों की मेंस की भी तैयारी होती है, प्रीलिम्स की भी तैयारी होती है, और इनडायरेक्ट वे में इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में आप लोगों से पूछ लें कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन ओशन के अंदर में मालदीव की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए। तो इसीलिए तैयारी ना प्रीलिम्स की करनी है, ना मेंस की करनी है, ना इंटरव्यू की करनी है। आप लोगों को एक प्रॉपर टॉपिक को तैयार करना है। अब मान लीजिए ये टॉपिक आ गया, अब ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इस टॉपिक में इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ ले, कोई आप लोगों से आंसर राइटिंग में क्वेश्चन पूछ ले, या कोई और ही पड़ोसी पूछ ले आप लोगों से कि भाई बताइए यार मालदीव में क्या चल रहा है आजकल बहुत न्यूज में। तो आप लोगों को टॉपिक पता है, तो अब वो एग्जाम में पूछे या कोई इंसान पूछे तो आप लोग उसको बता पाओगे। तो मेरा बेसिक पर्पज यहां पर ये रहता है, जब आप लोगों को पढ़ाता हूं तो आप लोगों को यहां पर उस करंट को बताता हूं, फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को बताता हूं, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराता हूं, फिर आंसर राइटिंग आप लोग ही कराता हूं। तो मैं चाहता हूं कि उस टॉपिक में से अब कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो अब आप लोग जो है कभी भी उस टॉपिक से बेसिकली लिखना ऐसा ना लगे कि हाँ यार ये चीजें छूट गई हैं। तो उसका चहुमुखी एक विकास आप लोगों का हो जाता है। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से उस पूरे टॉपिक को 365 डिग्री में हम लोग भी इसको 365 एंगल में हम लोग उसको पेसिली कवर कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं उसको अच्छे से। ट्रेड के बारे में बात करूं, जैसे अभी हम लोगों ने बात कर ली सोशियो इकोनॉमिक चीजों के बारे में, अभी हम लोगों ने बात करी थोड़ी मिलिट्री के बारे में, ट्रेड के बारे में अच्छे खासे रिलेशन है। लगभग अगर बात करें 1981 से हम लोगों ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। इंडिया और मालदीव जो है यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट। एक तरीका ऐसा रहता है कि ठीक है इतना पैसा हमने तुमको दे दिया, उसमें से जितना मन करे तुम निकाल लो, पर जितना निकालोगे उसी पर टैक्स पे करना है तुमको, ठीक है। तो इस तरीके का देखने को मिलता है। तो एक तरीके से पड़ोसी देशों की हेल्प करने के लिए यहां पर ये दिया जाता है। इंडिया के साथ में एक पॉजिटिव जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है यहाँ पर, फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर जो सोर्स फॉर द मालदीव है आफ्टर यूएई, चाइना एंड सिंगापुर। तो इससे आप लोग इंपोर्टेंस लगा सकते हैं इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में। ऑपरेशन जो कैक्टस यहां पर चलाया गया था, इंडिया ने हेल्प की थी यहां पर मालदीव की, ये 1988 का ऑपरेशन था। कई सारे ऑपरेशन मैच करने के लिए आ जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी मालदीव को हेल्प की थी यहां पर मेजर जब दिक्कतें देखने को मिली माले के अंदर पानी को लेकर, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो देश की कई सारी सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कराएगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी इस टाइम पर, भाई साहब इंडिया ना सबसे पहले पहुंच गया यहां पर। मालदीव ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी इंडिया जाएगा, इतने जल्दी हम लोग पहुंच गए थे। क्योंकि इसीलिए मैंने बोला ना कि हम लोग पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। उन्हें कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कई बार कई सारी दिक्कत भी आती है। जैसे मालदीव के अंदर में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो यहां पर दिक्कत आती है। जैसे मोहम्मद नसीद, ये वही इंसान है जो इंडिया आउट कैंपेन वहां पर चला रहा था, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर कई सारे चार्जेस लगे इस इंसान के ऊपर, और ये इंसान जो है जेल में भी फेंका गया उठाकर। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस कई बार निकल कर आते हैं। दूसरा, मालदीव के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एक मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ पर कई सारे जो ग्रुप हैं जैसे कि आईएसआई हो गया, ठीक है, पाकिस्तान बेस्ड जिहादिस्ट ग्रुप हो गए, वे कई बार अपना डोमिनेशन एक तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक तरीके से ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में अगर आप लोग जाएंगे ना, वहां पर भी ऐसे ग्रुप हैं, पर लेकिन शेख हसीना जी ने इतने शानदार तरीके से उनको कंट्रोल कर रखा है आज की डेट में। किस लिए? डेवलपमेंट के नाम पर। जब डेवलपमेंट होगा ना यार, इंसान कब उल्टी सीधी हरकतें करता है, जब उसको जॉब नहीं मिलेगी। अब कोई इंसान ऐसा है जिसको मतलब ये जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट है घर में, मान लीजिए घर में मम्मी पापा को जो है अभी कोई बीमारी लगी हुई है, ठीक है, तो प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, घर जो है वो ऐसा है कि वहां पर छत जो है टूटी हुई है। अब उस इंसान को तुम बोलोगे ना कि बॉम्ब लगाकर कूद जा कहीं पर भी जाकर, वो इंसान कूद जाएगा। पर एक वेल सेटल आदमी है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक में कंपनी में काम कर रहा है, अच्छी उसकी सैलरी मिल रही है, माँ बाप उसके अष्टपुष्ट हैं, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, उसको बोलो कि यार तुम किसी को एक छांटा भी मार दो, वो छांटा भी नहीं मारेगा। तो ये चीजें हैं। तो जहां पर गरीबी होती है, गुर्बत होती है, वहां पर इंसान को बहलाना फुसलाना आसान होता है, और इसी का फायदा उठाते हैं मैक्सिमम जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए चाहे कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो, उसकी एजुकेशन को सपोर्ट करना है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो पाकिस्तान बेस्ड जो जिहादिस्ट ग्रुप है, ये भी इसी का फायदा उठाते हैं। इंडिया के अंदर में किस इंसान को पकड़ेंगे जो कि दिक्कत में, देख तेरे पापा को बेसिकली आर्मी ने मार दिया था, मतलब पुनः फालतू की चीज है। अब तुम्हारे पापा ने कुछ हरकत की होगी, आर्मी ने इसलिए मारा होगा, कोई भी ऐसी चीज देखने को मिलती है। तो भड़काने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ में, और एक तरीके से पर्टिकुलर सिचुएशन के खिलाफ में। अब आप लोग देखो, मान लीजिए कहीं पर दंगे हो गए, ठीक है, अब उस दंगे में मान लीजिए कोई हिंदू भी मारा गया, मुस्लिम भी मारा गया, कोई सिख भी मारा गया, कोई ईसाई भी मारा गया। अब वहां पर किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के इंसान को पकड़ ले कि देख उस दंगे में तुम्हारे माँ बाप मारे गए थे। अब वो सेंसिटिव तो होगा क्योंकि उसके घर का मारा गया और उसके पेरेंट्स मारे गए, तो वो उसके लिए होगा सेंसिटिव। तो उसको अगर बहलाना फुसलाना आसान हो जाता है। पर लेकिन सेम कंडीशन देखो, अब मुंबई में जब कसाब के द्वारा यहां पर अटैक किया गया, उसमें क्या उसने देखा था कि हिंदू मार रहा है कि मुस्लिम मार रहा है। तो एक तरीके से कोई भी ऐसा ग्रुप होता है ना, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, वो रिलीजन से ऊपर उठ चुका होता है, वो हैवानियत का एक धर्म फॉलो करने लगता है फिर, ठीक है। उसको इंसान बेसिकली ये दिख रहा है कि भारत में बस कोहराम मचाना है उसको, वो वाली कंडीशन है।
तो इसलिए यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश के साथ में हम लोग अच्छे रिलेशन बनाते हैं और वहाँ पर चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि जितनी अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी उतने ही कम यहाँ पर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पनपते हुए नजर आएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मालदीव के जो आइलैंड है यहाँ पर, वहाँ पर कई सारे जो टेररिस्ट अटैक भी होते हैं अगेंस्ट इंडिया, वहाँ पर चीज़ों को एक तरीके से लेकर चलने की कोशिश की जाती है। सबसे जो खतरनाक चीज़ है ना यहाँ पर, वो मुझे लगता है ये कंट्री, मतलब ये ऐसी कंट्री है, बस क्या ही बोलूँ इसके बारे में मैं, इसको ना बैठा के जितने थप्पड़ मारे दोनों हाथ पकड़ के उतने कम है। यानी कहते हैं कि छोटा सा बच्चा देखा जब बदतमीजी करने लगता है, माँ बाप कई बार हाथ पकड़ कर दे थप्पड़ वो वाली कंडीशन इसके साथ करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान जो है ये कभी नहीं चाहता कि इंडिया जो है एक नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। इंडिया हमेशा हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगाता रहता है, पर चाइना हमेशा ये कोशिश करता है कि कैसे इंडिया के अंदर में एक तरीके से अनस्टेबिलिटी रहे। कभी पाकिस्तान के साथ में जाकर जुड़ जाएगा, कभी श्रीलंका के साथ में जाकर जुड़ जाएगा, कभी यहाँ पर नेपाल के अंदर जाकर हरकतें करेगा, कभी म्यांमार के अंदर जाकर हरकतें करता है। तो ये चारों तरफ से एक तरीके से हमको उकसाता रहता है। ठीक है, इसकी एक पॉलिसी है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। ये पॉलिसी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी किस कंट्री की है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में क्या करता है, ये एक तरीके से माला बना रहा है मोतियों की, मतलब ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में पकड़ लिया, मालदीव के अंदर में यहां पर पकड़ लिया, श्रीलंका के अंदर में पकड़ लिया, इसी के साथ में बांग्लादेश के अंदर में चला गया, म्यांमार के अंदर में चला गया। यानी कि हमारे चारों तरफ को भाई साहब इसको घेरना है, मतलब इंडिया को कंट्रोल करके रखना इंडिया को कंट्रोल करना है चारों तरफ से। तो ये इसकी पॉलिसी है। पर लेकिन उन्हें कहते हैं कि बाप जो है वो बाप होता है। तुम अगर मोतियों की माला बनाओगे तो हम भाई साहब एक नेक्स्ट लेवल की चीज बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेकलेस का डायमंड का नेकलेस बना देंगे। यानी कि हमारी पॉलिसी है, जैसे हम लोग चाइना में जो यहाँ पर ईरान के अंदर हमारा ग्वादर हो गया, यहाँ पर ओमन के अंदर जाओगे तो दुकम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंट्री पता है कौन सी है, बताइए कौन सी कंट्री है। ठीक है, आप लोगों को बताना है चाइना और रसिया के बीच में सैंडविच है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया और चाइना के बीच में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नेपाल देखने को मिलेगा। एम से इस कंट्री का नाम बनता है, देखता हूं कौन कौन बताता है। जापान के अंदर हमारी इसी तरीके से सेटिंग है, इसी तरीके से वियतनाम के अंदर, फिर सिंगापुर के अंदर में यहाँ पर चेंगी एरिया देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया के अंदर में यहाँ पर साबाग जो पर्टिकुलर एरिया है, इसी के साथ में अंजप्सन जो आइलैंड है यहाँ पर सिसेल्स के अंदर में। तो हम लोग भी यहाँ पर एक तरीके से सामने वाले को कुछ करना पड़ेगा ना जुगाड़। जब सामने वाला हमारे साथ में इतनी सारी हरकतें कर रहे हैं तो उसके अपोजिट में हम लोग को भी सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में सोचो, आप लोग एक बात सोचो यहाँ पर, अब हम लोग को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है इस चीज को मेंटेन करने के लिए। आज के दिन में पाकिस्तान के साथ में अगर हमारे अच्छे रिलेशन हो तो जितना मिलिट्री पर हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, चाहे हमारी बात कर लो चाहे पाकिस्तान की बात कर लो, वो कहीं ना कहीं हम लोग हेल्थ, एजुकेशन और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर सकते थे। पर लेकिन कंडीशन ऐसी है कि सामने वाला बदतमीज है तो उसको सुधारने के लिए ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, अगर इनके बारे में आप लोग याद रखोगे, इंटरनेशनल रिलेशन पर कोई आप लोगों से बातें पूछे तो ये सारी बता सकते हो। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं। और ये टॉपिक ऐसे क्यों पढ़ाया मैंने, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 में पूछा इसके ऊपर क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि मोतियों की माला से आप लोग क्या समझते हैं। तो नॉर्मल इंसान होगा क्या कहेगा, भाई साहब मोतियों की माला होती है, क्या समझे उससे, क्योंकि कहीं पर लिखा ही नहीं है। देखो यहाँ पर क्या, ये यूपीएससी कैसे खेलता है आप लोग के साथ में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। यहां पर कहीं नहीं लिखा है किसके, चाइना का नाम भी नहीं है कहीं पर है। हाउ डज इट इंपैक्ट इंडिया एंड ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया टू काउंटर इट। तो यानी क्या कैसे काउंटर किया हम लोगों ने अभी नेकलेस ऑफ डायमंड बना दिया, तो ना तो नेकलेस ऑफ डायमंड का नाम दिया, ना ही चाइना का नाम दिया। अब जिसको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, आप लोगों को लगता है कि वो इस क्वेश्चन को लिख भी पाएगा, और है क्या, है कुछ भी नहीं, है इंडिया और चाइना के रिलेशन। तो इंडिया और चाइना का नाम भी नहीं दिया और इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसलिए कहता हूं कि टॉपिक को ऐसे तैयार किया करो ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ कि पूछ क्या रहा है, वो अंदर की बातें जान पाओ। अब टॉपिक है मालदीव के बारे में, तो देख लो यूपीएससी ने मालदीव के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द मालदीव इन जो लास्ट 2 ईयर, यानी कि जब भी इनस्टेबिलिटी चल रही थी उस टाइम की बात की जा रही है। तो इस तरीके से इंडिया के लिए क्या कंसर्न हो सकता है, जब भी मालदीव के अंदर में अनस्टेबिलिटी रहेगी तो भाई साहब हमारे लिए कंसर्न होगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, कुछ भी दिक्कत होगी तो यहाँ पर कोई और आएगा तो हमको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक प्यारा सा क्वेश्चन भी आप लोग के सामने अटेम्प्ट करो इसको, ये इसका आंसर आप लोगों को देना है, मैं आंसर नहीं देने वाला हूं। ठीक है, बात की जा रही है कि इंडिया जो है वो फर्स्ट है जिसने रिकॉग्नाइज किया किसको, बेसिकली मालदीव को 1965 में जब ये आजाद हुआ, पहली स्टेटमेंट। दूसरा है कि बोथ द नेशन आर फाउंडिंग मेंबर साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के फाउंडिंग मेंबर है। नीर ऑपरेशन जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प करने के लिए चलाया गया, जब यहां पर फायर ब्रोक एक आउट देखने को मिला, बेसिकली माले वाटर और जो सीवेज कंपनी के अंदर में। तो सही आंसर कौन सा है, अगर इसके बारे में बातें करूं,
ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। बताइए, वीडियो को पॉज कर लो एक बार और तसल्ली में आंसर दे लो। क्या है आंसर? आंसर है यहां पर सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर यहां पर डी हो गया। अब ये टॉपिक क्या हो गया? डिफेंस से रिलेटेड भी हम लोगों ने यहां पर बातें देख ली। दो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिए कि यहां पर बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है और डायमंड नेकलेस क्या है। यहां पर कैक्टस वगैरह प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों को मैंने यहां पर बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं, ऑपरेशन कैक्टस एंड ऑपरेशन नीर के बारे में। ये सारे प्रीलिम्स के फैक्ट हैं अगर आप लोग देखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें पर्टिकुलर मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाए कि कहां पर लोकेटेड है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर बता दी। आंसर राइटिंग के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, हमारा पड़ोसी देश के साथ में हम लोग कैसे रिलेशन बना रहे हैं वो बातें कर ली। अब आप लोग ये किसी को समझा दो, चाहे इसके ऊपर आंसर दे दो, चाहे क्वेश्चन बना लो, कुछ भी देख लो, तो सारी चीजें आप लोगों की कवर हो चुकी है। तो इस तरीके से टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना जरूर और इस तरीके से कवर करो ताकि डाउट न रहे आगे के लिए भी। ये जो टॉपिक है, सत्सैया के दोयरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर, यानी कि ये छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप लोगों की हेल्थ के बारे में बात करूंगा। तो अभी हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में बात की थी, अब आप लोगों की हेल्थ के बारे में बात करता हूँ। तो आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट करूंगा मैं पूरा। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल बना दूंगा आप लोगों को। ये जो टॉपिक है इसमें बात की जा रही है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड कोई भी ऐसी चीज होती है जहां पे दो चीजों का मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलता है। किसी भी दो चीजों का मिक्सचर जो जिनकी डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर होता है। जैसे कि हाइब्रिड गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रही है, डीजल पेट्रोल से चल रही है, सीएनजी से भी चल रही है और अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आने लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हाइब्रिड सिस्टम यहां पर क्रिएट हो गया है। ऐसे ही यहां पर हाइब्रिड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। तो इम्यूनिटी क्या होती है पहले तो वो बताऊंगा, फिर हाइब्रिड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे और कैसे कोविड-19 के कान पर तमाचा मारेगी हाइब्रिड इम्यूनिटी, वो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कोविड-19 अभी गया नहीं है, जैसे जैसे चीजें होती हैं तो ध्यान रखा करो यार। एक तो सबसे पहले अपने मास्क कौन कौन लगा रहा है आज भी बताओ। मैं तो अभी भी कहीं पे जाता हूँ मास्क लगा के जाता हूँ। ठीक है, तो पहचान लेना, कभी दिख जाऊँ कहीं पे तो मास्क लगाए हुए दिख तो देख लेना कि हाँ हो सकता हूँ मैं। ठीक है। एक बच्चे ने पहचान लिया अभी 2-3 दिन पहले। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, मास्क में पहचान लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो मास्क लगा लिया करो। पहचानने ना पहचानने वाली बात अलग है, पर हेल्थ जरूरी है। ओके, मैंने पूछा कि यार उसने पहचाना कैसे मास्क में, तो कह रहा है कि सर पूरी भीड़ में आपने ही मास्क लगा रखा है। ऐसे नहीं कह रहा, थोड़ा सा ना चेहरा का भी हल्का सा साइड में से जो ग्लिम्स आ जाता है, तो कह रहा है कि सर आपकी फोटो जो है जूम कर करके देखता हूँ। अभी ना जैसे इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो अपलोड की थी कुछ दिनों पहले, तो उसमें बड़े अजीब अजीब से कमेंट आए। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा लग रहा है कि बच्चों जैसे फ़ोटो खिंचवा रखी है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कमेंट आ रहा है, वो कह रहा है कि सर ऐसा लग रहा है जैसे बड़े नहीं, जैसे पापा लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं वैसे फ़ोटो खिंचवा रखी है। मैंने कहा डिसाइड कर लो कि बच्चा है कि पापा पहले। तो ऐसी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए जो भी है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा तो अभी ना कई सारे बच्चे ना इस तरीके से हो गए जैसे सेल्फी फैमिली मेंबर, जैसे वीडियो देखते हैं डेली तो ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ तो टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जैसे नहीं, जैसे इंसान कहीं पर बातें कर रहा है तो कोई जोक क्रैक कर रहा है तो वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो ये क्या होता है, ये दिखता है कि आप लोगों का एक स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। तो ये एक तरीके से एग्जाम में सिलेक्शन होना ना होना अलग चीज़ है, पर लेकिन आप लोगों का जो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो आप लोगों का बढ़ चुका है। लोगों के साथ में बातें करने का जो तरीका है वो आप लोगों का चेंज हो चुका है। ये यूपीएससी आप लोगों को एक बेहतर इंसान बनाती है, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग खुद समझो, देश दुनिया के बारे में जान पा रहे हो, लोकल प्रॉब्लम के बारे में जान पा रहे हो, क्या क्या आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड इशू समाज में चल रहे हैं, बजट किस तरीके से गवर्नमेंट प्रस्तुत कर रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, मतलब क्या क्या कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिनिस्ट्री क्या क्या कर रही है, सब चीज़ें आप लोगों को पता रहती है। तो कोई बात करेगा ना तो आप लोग एक अच्छा डिसीजन भी वहाँ पर ले पाते हो। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी आप लोगों की बढ़ रही है, यानी कि लीडरशिप भी आप लोगों की बढ़ रही है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बात करें यहाँ पर, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर जर्नल है, यानी कि एक तरीका न्यूज़पेपर आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका नाम है लैंसेट, ठीक है, इसके द्वारा बताया गया है हाइब्रिड बेसिकली इम्यूनिटी के बारे में कि हाइब्रिड इम्यूनिटी बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकती है सीवियर कोविड-19 बीमारी के खिलाफ में। यानी कि जो खतरनाक लेवल का कोविड-19 है ना, जो सर पे टूटने नहीं पड़े तो बस लेकिन इंसान को ले डूबे, उस वाले के खिलाफ में यहाँ पर ये आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ कि बेसिकली है क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लोगों की बॉडी होती है वो एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है उसके अंदर में, मतलब एक क्षमता होती है रोगों के साथ में लड़ने की। कोई भी बाहर से आप लोगों की बॉडी में बीमारी आती है ना
तो जो आप लोग की बॉडी होती है वो उसको रिबेल करती है उसके साथ में कि तुझे बॉडी के अंदर नहीं घुसने देंगे, घुस के दिखा दो, ठीक है। पर लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी जिंदगी में इम्यूनिटी को बर्बाद कर देते हैं। खासकर अगर बात करें तो हम लोग एक तरीके से जब बीमारी में होते हैं, बीड़ी सिगरेट दारू ये सारी चीजें होती हैं, हमारी इनएक्टिविटी जो होती है, कई सारी, आप लोगों ने देखा हो कोई बीमार ऑलरेडी इंसान है ना, उसकी बॉडी में और 2-3 बीमारी घुस जाती हैं, यानी कि इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है। तो जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी पावर रखती है किसी भी बीमारी के साथ में लड़ने के लिए। तो इसीलिए आज मान लीजिए कोई इंसान है, हष्ट पुष्ट है, उसको कोविड-19 आया, उसके सर पे चढ़ा, पर लेकिन कुछ दिनों बाद हार कर चला गया। अब वो इंसान जो कोविड-19 को नेचुरली हरा चुका है ऑलरेडी, अपने आप उसने बिना दवाई लिए हुए, बिना वैक्सीन लिए हुए, अब वो इंसान अगर वैक्सीन लेता है तो भाई साहब उसकी बॉडी में जो है डबल प्रोटेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो वो आयरन मैन बन जाएगा, यानी कि कोविड-19 इन्फेक्शन को हरा चुका है प्लस वैक्सीनेशन वो ले चुका है। अब बिना वैक्सीनेशन के हरा दिया, वैक्सीनेशन ले लिया, ऐसा इंसान अगर कोई है ना तो वो हाइब्रिड इम्यूनिटी में आ चुका है। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो कोरोना वायरस की जो कई सारी स्ट्रेन है, यानी कि कोरोना वायरस के जो कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आज के दिन में आतंक मचा रहे हैं, जैसे बंदर के बच्चे आतंक मचाते हैं, तो उनके साथ में लड़ने में ये इसकी ज्यादा क्षमता आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक तरीके से वर्ड भी यूज किया जा रहा है, भाई साहब सुपर ह्यूमन बना दिया उसको, इम्यूनिटी इतनी हो जाएगी कि कोविड-19 के तगड़े इन्फेक्शन के साथ में भी वहां पर वो लड़ता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो हाई लेवल की आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाएगी, इसलिए बोला मैंने कि आयरन मैन यहाँ पर बन गया वो, ठीक है। तो ये आयरन मैन वाली चीजें यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाती हैं। तो ये एक काफी अच्छा तरीका है, इसलिए, और ये कहां से आएगी अगर मैं आप लोगों को बोलूं, इसके बारे में एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये सारी चीज आती है ना, इसमें सबसे बड़ी बात आती है आप लोग की हेल्थ। अगर आप लोग डेली प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, टाइम से सो रहे हो और टाइम से उठ रहे हो, आप लोग अच्छी डाइट ले रहे हो, जिसने बैलेंस डाइट, जैसे आप लोगों का लेक्चर बैलेंस डाइट होता है, ऐसे आप लोग बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, आप लोग ऑलरेडी अपने लिए ऐसी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करा चुके हो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरीके से जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है वो यहां पर काम कर रही है, कैसे नेचुरली बिना वैक्सीन के भी अगर इंसान ठीक हो रहा है, वो वाली चीजें यहां पर बता रखी है। फुल्ली डोज अगर कोई ले रहा है फिर उस पर एक अलग इंपैक्ट, किस किसने अपने सारे डोज ले लिए हैं आप लोग ये बताइए। अभी बूस्टर डोज की भी बात चल रही है, तो सोचो यहां पर एक इंसान वो है जो कि एक तरीके से कोई भी दवाई लेकर नहीं आया है, ठीक है, पर फिर भी बीमारी से उसका शरीर लड़ रहा है, तो कितना स्ट्रांग है। अब उसको वैक्सीन दे दी, अब वो डबल शील्ड हो गया, बूस्टर डोज भी मिल गया भाई को, अब समझो क्या हो गया हो कोरोना तो बोलेगा आयरन मैन आ गया मेरे सामने, वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप लोग ये देखिए, जब आप लोगों की इम्यूनिटी इतनी तकड़ी हो जाती है ना, तो जब कोई भी बीमारी आती है, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, अब दूसरी भी बीमारी जो है वो आप लोग अच्छे से उसके साथ में लड़ पाते हैं। पर लेकिन अगर कोई ऑलरेडी बीमार है, उसकी इम्यूनिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी बेकार हो चुकी है, अब कोई छोटी से छोटी बीमारी भी आएगी ना, वो भी उसको चपेट में ले जाएगी। यही दिक्कत थी कोविड-19 के टाइम पर, इतने सारे लोगों की डेथ हुई, मैक्सिमम वो लोग थे जो किसी न किसी बीमारी का शिकार थे। आप लोग ध्यान से देखिएगा अपने आसपास भी, जो भी कोई यहां पर जिसकी डेथ हुई ना, वो किसी न किसी बेसिकली इस तरीके की प्रॉब्लम का शिकार थे। ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसी के ऊपर यूपीएससी ने 2022 में आप लोगों से क्वेश्चन तक पूछ लिया, आप लोग यहां पर ही देखिए। अच्छा, कौन कौन यहां पर जो न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लेकर चला था, डेली एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन उसको डेली फॉलो कर रहा है, पहले तो आप लोग ये बताइए। अपनी जिंदगी में अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाओगे तो और किस चीज़ का ध्यान रख पाओगे। ये शरीर एक ऐसी चीज़ है जिंदगी में एक ही मिलेगा, मोबाइल, गाड़ी, घर, कपड़े, लैपटॉप, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, पर ये शरीर ना एक ही मिलेगा। ये एक ऐसी गाड़ी है जो जिंदगी में एक बार ही खरीद सकते हो, खरीद क्या सकते हो, मिल गया, वो भी खरीदना तो अपने हाथ में ही नहीं है, नेचुरली मिल गया। अब इसको कितना मेंटेन कर पाते हो उससे डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरीके की चीज़ों को लेकर चल पाते हो, ठीक है। कोविड-19 के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए थे, मेंस के अंदर भी, प्रीलिम्स के अंदर भी। तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो यहाँ पर दवाइयाँ बनाई गई थी कोविड-19 के लिए, इसको कोविशील्ड बोला गया, mRNA प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर बेसिकली इसको यूज करके बनाया गया था। स्पुतनिक 5 जो कि रसिया वाली दवाई थी, मैन्युफैक्चर की गई वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोवी जो यहाँ पर कोवैक्सीन थी, ये इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन थी, यानी कि इनके अलग अलग तरीके हैं जिसके बेस पर ये बनाई गई थी। तो इनके बेस पूछ लिए उन्होंने यहाँ पर किस किस बेस पर बनाई गई है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि सारे के सारे पूछ लिए यहाँ पर, ठीक है।
तो सही आंसर क्या है अगर आप लोग यहाँ पर बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ये दवाई बनाई गई थी ना, ये चाहे आप लोग कोविशील्ड के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप लोग यहाँ पर जो स्पुतनिक 5 के बारे में बात करें, तो वेक्टर बेस्ड पैथोजन का इस्तेमाल बेसिकली यहाँ पर यूज किया गया था, जिसके बेस पर ये बनाई गई थी। mRNA क्या था, ये मैसेंजर RNA बेसिकली इसको बोला गया था, तो इसके बेस पर ये दवाई नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि बेस है बेसिकली किस बेस पर यहाँ पर बनाई जा रही है, एक्टिवेटेड जो बेसिकली यहाँ पर वायरस के बेस पर बनाई जा रही है, मरे हुए वायरस का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है। ये होता क्या है, इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि आप लोगों के शरीर में, आप लोग खुद सोचो एक ऐसा शरीर है जिसकी इम्यूनिटी काफी वीक है, उसके अंदर में कोई वायरस आया ताजा ताजा नया नया तकड़ा जो कि प्रोटीन से एक पी गया है, उसकी इम्यूनिटी को वो नहीं कहते उठा उठाकर पटकेगा, जैसे रेसलिंग नहीं देखते आप लोग, वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। पर लेकिन एक ऐसा वायरस आया जो कि मरा है, दुबला है, उसको पोलियो हो रखा है वायरस को, ठीक है, वो बॉडी में है, इम्यूनिटी पटक पटक के मारेगी उसको। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की इम्यूनिटी जो है वो उस वायरस को मार चुकी है, एक तरीके से भगा चुकी है, तो उसके खिलाफ ऑलरेडी उसने अपनी शील्ड तैयार कर ली है। तो एक तरीके से मरे हुए वायरस या फिर कोई भी इनएक्टिवेटेड जो वायरस है उसका इस्तेमाल किया जाता है दवाई को बनाने में। एक छोटा वायरस ही एक तरीके से आप लोगों की बॉडी में डाला जाता है ताकि आप लोगों की बॉडी अगर कोई तकड़ा वायरस आता है उसके लिए अपनी इम्यूनिटी को तैयार कर सके। तो ये फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर हाँ एक बात और मैं यहां पर बोलूं, आप लोग बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, कोई घर में अगर आप लोगों का कोई घर है पर्टिकुलर, ठीक है, उसमें कोई चोर घुसा है, ठीक है, तो आप लोगों को पता रहेगा कि चोर कहां से आ रहा है घर में, किस तरीके का चोर आया घर में, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई आएगा तो क्या करोगे उसके साथ में, है आप लोग जानते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बॉडी भी कुछ ऐसे ही करती है। कोई एक बार बॉडी में आ चुका है, छोटा मोटा चोर एक तरीके से घुस चुका है, अब दूसरी बार आएगा तो बॉडी उसको पटा पटा कर भटकेगी वहां पर। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये, तो इसी बेस पर ये दवाइयाँ तैयार की जाती है, कहने के लिए दवाइयाँ हैं, मरा हुआ वायरस एक तरीके से कोई ऐसा चीज़ रहती है ताकि बॉडी अपने आप को तैयार कर सके, तो दवाइयाँ एक तरीके से वैसे बोला जाता है इनको, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले हाइब्रिड इम्यूनिटी के बारे में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा सकता है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो एक तरीका इन्फेक्शन है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल प्रोटेक्शन अलोंग विद द इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय द वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस तो पता है ना, मेडिसिन क्या होता है, जब बीमारी हो जाती है उसके बाद में जो आप लोग दवाइयाँ लेते हैं उनको मेडिसिन बोलते हैं, पर वैक्सीन क्या होता है कि बीमारी हुई नहीं है, अभी होने की संभावना है, तो उससे बचने के लिए वैक्सीन ली जाती है। यानी कि वैक्सीन जो होती है वो प्रिवेंट यानी कि बीमारी से बचाने के लिए होती है, यानी कि प्रिवेंशन होती है, और मेडिसिन क्या होती है, वो बीमारी हो चुकी है उसका क्योर यानी कि इलाज कराने के लिए होती है। इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि मेडिसिन लेने से अच्छा है कि वैक्सीन ले लो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बोला गया कि यहां पर अपीयर होती है रिजल्ट स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन देन द जस्ट इन्फेक्शन और द वैक्सीनेशन अलोन, यानी कि या तो इन्फेक्शन हो या फिर वैक्सीनेशन अलोन हो, तो उसमें जो आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है उससे ज्यादा प्रोटेक्शन आप लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी में देखने को मिलेगी। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, तो 1 2 बोथ या फिर नन। तो सही आंसर क्या है, तो सारी की सारी चीजें अभी एक्सप्लेन की है, तो वही सारी चीजें हैं, तो आंसर यहां पर सी हो गया। दोनों की दोनों स्टेटमेंट में है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो गया, उससे रिकवर कर गए, फिर वैक्सीन ले ली, तो ये हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई। तो इस तरीके का टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट आप लोगों से, तो क्वेश्चन तो चलो पूछे ना पूछे, हेल्थ का ध्यान रखो पहले, ठीक है। जब अपने आप को सही रखोगे तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। उन्हें कहते कि जान है तो जान है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी बता देना आगे से इंस्टाग्राम पे फोटो कैसी मुझे डालनी है ताकि बच्चा न लगूँ या फिर पापा न लगूँ हम उम्र लगूँ, तो मुझे बताते रहिए, गाइड कर दिया करो, ठीक है। मुझे फोटो वोटो खींचनी ज़्यादा आती नहीं है, तो जैसी भी खींचती है वो डाल देता हूँ तो मुझे बता दिया करो कि कैसी डाला करूँ, ठीक है। दोस्तों ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को इस बात से पता चलना चाहिए कि देश के अंदर में ये पहली ऐसी एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है, जो कि फर्स्ट रिपोर्ट है, याद रखिएगा, जो कि कोई पर्टिकुलर एनजीओ प्रस्तुत कर रही है, और इसका डेटा नीति आयोग ने अपनी पॉलिसी को बनाने के लिए यूज किया है। हमारी कंट्री में इकोनॉमिक सर्वे जब प्रस्तुत किया जाता है उसके अंदर इसका डेटा यूज किया है कि एजुकेशन का सिस्टम क्या है। इवन वर्ल्ड बैंक के द्वारा जब इंडिया से रिलेटेड एजुकेशन के बारे में कुछ बातें की जा रही है, शिक्षा के बारे में कुछ बातें बताई जा रही है, अपनी रिपोर्ट कोई तैयार की जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भी यहां पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर रिसेंटली अभी कई सारी यूट्यूब की मीटिंग हुई है, तो एक मीटिंग में यहां पर जो इसके फाउंडर थे वो आए हुए थे, वहां पर उन्होंने अपनी बातें रखी इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। तो मतलब वहां पर भी उनको बेसिकली बुलाया जा रहा है। एक तरीके से इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस आप लोग देखते हैं कितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। आखिर क्या है ये रिपोर्ट?
एसर रिपोर्ट क्यों इतनी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, क्यों इसके ऊपर इतने आर्टिकल आते हैं और इसको प्रस्तुत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे जो है मैं आप लोगों के माइंड में क्लियर करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई साहब, बात की जा रही है एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बारे में। तो मेरे तो दिल के करीब टॉपिक है यार, तो बहुत ही मजे लेके मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, रिपोर्ट्स, जो कि एक फेवरेट टॉपिक होता है अक्सर एग्जामिनर के लिए। तो यहां से वैसे भी आप लोगों के लिए काफी डिटेल में चीजें पूछी जा सकती हैं। अभी ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसर यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। यानी कि एनुअली यानी कि हर साल देश के अंदर में एजुकेशन यानी कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है, बढ़ी है घटी है, एजुकेशन लेवल क्या पहुंच रहा है, ऊपर गया है नीचे गया है, वो सारी बातें ये स्टडी करती हैं। इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने बना रखा है जिसके बेस पर देश के कोने कोने से यहां पर ये डेटा इकट्ठा करके लेकर आते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। अब आप लोग खुद सोचो कि जब यहां पर इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जा रहा है और वो एसर रिपोर्ट का डेटा वहां पर मेंशन कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट हो जाती है। यहां पर याद रखिएगा, एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, प्रथम यानी कि फर्स्ट, प्रथम द्वितीय तृतीय, पढ़ा है ना संस्कृत के शब्द हैं तो एसर जो रिपोर्ट है यहां पर वो प्रस्तुत की जाती है प्रथम एनजीओ के द्वारा, ठीक है। तो जो प्रथम एनजीओ है यहां पर वो इसको प्रस्तुत करती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर इसके बारे में बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जैसे कि फर्स्ट एसर रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की गई थी। अभी हम लोग 22 में बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पहली रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की गई होगी, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम लोग इसको काउंट करेंगे तो एक तरीके से आप लोगों को पता चलेगा कि पहली रिपोर्ट जो है 2005 में आई थी। अभी हम लोग 17वीं रिपोर्ट यहां पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जब अभी ये 2022 वाली रिपोर्ट तैयार की गई तो इसके अंदर इनके द्वारा लगभग 7 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो कवर किए गए और इसी के साथ में लगभग 90,000 के करीब जो गांव हैं वो कवर किए गए। 616 के 19,000 के करीब जो गांव है वो कवर किए गए लगभग, ठीक है, 19,000 के करीब गांव और 616 के करीब जो है वो डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए यहाँ पर अलग अलग स्टेट के। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा एरिया ये देश के अंदर में कवर करके चल रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे, अगर मैं आप क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि देश के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन बताइए। टोटल मिलाकर 616 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इनके द्वारा कवर कर दिए गए हैं। तो आप लोग खुद सोचिए कि लगभग पूरे देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डेटा निकालकर ये आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर ये बच्चों की बेसिक स्किल्स के बारे में बातें कर रहे हैं। यानी कि आप लोग बच्चों को नहीं कहते कि दो, एक तरीके से आप लोग जैसे कि अर्थमेटिक पूछ ले कि 2 को 2 के साथ में जोड़ो, 2 के साथ में बेसिकली मल्टीप्लाई करो, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें यहाँ पर ये आप लोगों के सामने निकाल कर लेकर आते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि क्या एजुकेशन का स्टेटस है देश के अंदर में, और फिर इस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि भाई साहब यहाँ ये कमी है, इसको इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ये डेटा हो जाता है। अभी कुछ इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पर ये जो एक तरीके से एनुअल यानी कि हर साल का जो ये अपना डेटा यानी कि जो भी यहां पर ये एक तरीके से सर्वे कराते हैं और जो चीजें इकट्ठी कर लेकर आते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर कोई भी बच्चा जैसे कि कोई गांव वाले एरिया में पढ़ता है, ठीक है, तो किस तरीके से क्या स्कूल में उसका एनरोलमेंट हो रखा है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जो हैं बस खाने के लिए स्कूल में जाते हैं, मिड डे मील सेल का नाम सुना है ना, पर लेकिन क्या लर्निंग भी वहां पर हो रही है यहाँ पर। तो जब से इनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें कवर करना स्टार्ट की गई 2005 से, तो तब से आप लोग लगा सकते हैं कि इसको इसीलिए हमारे देश का सबसे बड़ा सिटीजन एक तरीके से सेंट्रिक सर्वे आप लोग बोल सकते हो, जो कि यहाँ पर बच्चों के ऊपर फोकस करने वाला है। इसमें अगर बात करें तो ये बच्चों की एज रहती है 3 से 16 के बीच में, किस तरीके से बच्चों का जो इनरोलमेंट स्टेटस है, कैसे मतलब उनको एक तरीके से अपना एडमिशन दाखिला हो गया उनका स्कूल के अंदर में, दाखिला तो हो गया पर क्या वो अपना पढ़ पा रहे हैं छोटी छोटी चीजें, क्या वो अपना मैथमेटिक्स गणित में गुणा भाग कर पा रहे हैं, जोड़ घटा। तो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यानी कि सेंटर के लेवल पर, राज्य के लेवल पर और आप लोगों का जो जिला है उसके लेवल पर ये चीजों को एस्टिमेट करते हैं, चीजों को काउंट करते हैं, चीजों को एक तरीके से ना इकट्ठा करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट निकाल कर लेकर आते हैं। तो जब इन्होंने ये सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, यानी कि सारी जो इनके द्वारा जोड़ घटा गुणा भाग कर ली, उसके बाद में जब इन्होंने बातें बताई, अब वो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका आप लोग बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एस्से के अंदर में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉप पॉइंट आप लोग लिखे जा सकते हैं यहाँ से। जैसे कि अगर बात करें रिपोर्ट के बारे में, तो इनरोलमेंट जो है जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में वो बढ़ गया है। यानी कि अभी कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने देखा बहुत सारे स्कूल ने, भले ही स्कूल बंद हैं
पर लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो फीस ले रहे हैं, और फीस ले नहीं रहे हैं ओनली, फीस बढ़ा भी रहे हैं। ऐसे भी कंडीशन यहां पर देखने को मिली थी। बवाल चला था काफी ज्यादा इस मुद्दे के ऊपर कि बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं पर फीस दी जा रही है, और कई सारे स्कूल ने तो फीस बढ़ा बढ़ा कर ले ली प्राइवेट स्कूल में। तो इसी के चलते बच्चों को जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वहां से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में डाला। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशंस बढ़ने स्टार्ट हो गए, वरना प्राइवेट स्कूल में धड़ल्ले से एडमिशन बढ़ रहे थे। ठीक है, कुछ और बातें, बेसिक जो रीडिंग स्किल है, यानी कि जो पढ़ने की एक तरीके से जो बेसिक होते हैं ना कि एकनार काम एबीसीडी बच्चों के ऊपर, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो भी, और इसी के साथ में अर्थमेटिक स्किल, यानी कि जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जोड़ घटा गुणा भाग, वो सारी चीजें बच्चों की डिक्लाइन हुई हैं। रीजन क्या है समझ सकते हैं आप लोग यहां पर, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है कोविड-19 से हम लोग उभर ही रहे हैं, अभी भी प्रॉपर वे में चीजें स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंडीशन यहां पर तीसरी और पांचवी क्लास के जो बच्चे हैं उसके ऊपर देखा गया कि अर्थमेटिक स्किल भी उनकी अच्छी नहीं है। मतलब कहने का क्या है यहां पर, सीधा सीधा मतलब देखिए, दो ही तरीके होते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो या तो बच्चे का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पर लेकिन मैं ये बोलूंगा अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें टीचर की भी कमी है। टीचर ऐसा पढ़ा नहीं रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट आए। ठीक है, अगर टीचर ऐसे पढ़ाए कि बच्चे का इंटरेस्ट आए तो फिर क्या बोलोगे आप लोग यहां पर। तो चाहे आप लोग गणित के बारे में बात करो, चाहे आप लोग यहां पर बेसिक बुनियादी जो पढ़ाई है उसके बारे में बात करो, ये टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चा भागा भागा स्कूल में आए। आप लोग ऐसे सोचो। ठीक है, तो यानी कि उसको ये लगेगा यार वाह टीचर पढ़ाएंगे, मजा आएगा पढ़ने में, पर लेकिन टीचर जो है वो उसको बस एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से ले रहा है, पढ़ाओ और बस निकल लो, अपना काम खत्म करो। ये इतना बड़ा टॉपिक था जब कोविड-19 के टाइम पर। आप लोग खुद सोचो, अब जो बातें बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग उसको कनेक्ट कर पाओगे। कोविड-19 के टाइम पर पूरे देश के अंदर में क्या था, पूरे देश के अंदर में कोविड-19 के दुनिया भर के केसेस चल रहे थे। अब मान लीजिए कोई राजस्थान में है, कोई गुजरात में है, कोई मध्य प्रदेश में, कोई महाराष्ट्र में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हर जगह किसी न किसी की डेथ हुई है। अब मान लीजिए कोई एक टीचर है पर्टिकुलर, वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मध्य प्रदेश में टीचर के घर में उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। उसी मध्य प्रदेश के अंदर में एक स्कूल है जिस स्कूल में वो टीचर पढ़ाता है। अब उस स्कूल के अंदर में बच्चे जाते हैं, अब बच्चों के घर में भी यहां पर पता चला बच्चे के बाबा की डेथ हो गई है, बच्चे की बेसिकली पेरेंट्स में से किसी फादर की डेथ हो गई है। अब सोचो जब स्कूल खुल रहे हैं 2020 में, 2021 में या 22 में, वो बच्चा भी स्कूल में आ रहा है और वो टीचर भी स्कूल में आ रहा है। अब दोनों का सामना एक दूसरे के साथ में है। अब सोचो यहां पर वो टीचर जो है उसके घर में भी किसी की डेथ हो चुकी है, वो बच्चा जो है उसके घर में भी किसी की डेथ हो चुकी है, तो कंडीशन जो है दोनों के लिए देनी है। पर लेकिन टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर क्या हो जाती है, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर ये हो जाती है कि उस बच्चे को वो पढ़ाई तो करे ही करे, इसके साथ में उस टीचर को ये भी देखना है कि इस बच्चे का एक तरीके से मोरल भी बूस्ट करना है, यानी कि उस बच्चे को मोटिवेट भी करना है। वो बच्चा आदत छोड़ चुका है क्लास में बैठ के पढ़ने की, उस बच्चे को वो आदत भी लगानी है एक तरीके से, यानी कि वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, वो भी यहां पर टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सिलेबस के साथ साथ में उस बच्चे को सही से गाइड भी करे, अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है तो कैसे वो बच्चा जो है वहां से उबर सकता है, ये भी टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह कि अपने दुखों को भूल कर टीचर को यह देखना है कि बच्चों का दुख क्या है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं डेली आप लोगों को अपनी दिक्कतें गिनाने लगूं। ठीक है, रेयरली आप लोगों ने देखा होगा मैं कोई भी अपनी वो चीजें बताता हूं जो मेरे हाथ से निकल जाती है, जैसे कि YouTube ने कई बार हरकतें कर देता है। ठीक है, वीडियो के साथ में छेड़खानी कर दी या कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो जाती हैं। मैं ओनली वो वाली प्रॉब्लम जो है मैक्सिमम आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, क्योंकि उसमें आप लोगों के हाथ में चीजें जाती हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, ये यूट्यूब के पास में फीडबैक जाता है और इसकी वजह से जो है वो वीडियो को आगे रिकमेंड करता है। तो मैं उसके बारे में हमेशा आप लोगों से बात करता हूं जिसका सॉल्यूशन आप लोगों के हाथ में है, वरना कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि यार वैसे ही आप लोग इतने कई बार अपनी खुद की दिक्कतों में रहते हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है, इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उस पर मैं आकर अपने रोने लग जाऊं यहां पर, तो कोई मतलब थोड़ा ना उस चीज का। तो ये टीचर आप लोग देखो, पीछे कितने भी दुख क्यों ना हो टीचर की लाइफ में, पर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि बच्चे को कम से कम इस तरीके से लेके चले कि बच्चे की लाइफ जो है वो अच्छी होनी चाहिए यार। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कोविड-19 के टाइम पर ये चीजें एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गई थी टीचर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने अपनी जॉब तक खो दी थी यार उस टाइम पर। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो वो इंपैक्ट क्या पड़ा टीचर्स के ऊपर, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर में बताई गई थी कई सारी चीजें उस टाइम पर, कि किस तरीके से टीचर जो है वो आज के डेट में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपनी बेसिक रोजी रोटी नहीं चला पा रहे थे टीचर, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटर्स थे जिनको स्कूल में से निकाल दिया गया था। अब सोचो उनके घर में रोजी रोटी कैसे चलेगी। एक टीचर था जो पता नहीं कुछ बेच रहा था साइकिल पर, वो वायरल हुई थी वीडियो। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। अब बात करें यहां पर, जैसे मैंने बता दिया बेसिक रीडिंग, ये सारी चीजें घट रही हैं। इसी के साथ में एक और खतरनाक चीज है भाई साहब, आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई दिक्कत आती है समाज में, सबसे ज्यादा इंपैक्टेड पड़ने वाला जो इंसान होता है वो होती है महिला।
घरों के अंदर में और स्कूल के अंदर में बच्चियां। अगर एक घर में एक पेरेंट्स के पास में कुछ पैसे हैं और उनको पढ़ाना है बच्चों को, 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, तो वो अपने लड़के को पढ़ाएंगे और लड़की को घर पर रखेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो लड़की को झेलनी पड़ती है। इवन मैं आप लोगों को बता दूं, कोविड-19 में तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि पेरेंट्स ने ये सोचा कि ये लड़की जो है वो घर में रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका बर्डन रहेगा। कोविड-19 के टाइम पर जो है उसकी वो एक एज भी नहीं हुई है शादी के लिए और उसकी शादी करने की बात चल रही है। बाल विवाह जो है वो बहुत सारे बढ़ गए कोविड-19 पर, ताकि बर्डन जो है वो कम किया जा सके। तो एक बच्ची को एक बोझ की तरीके से देखा जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। मतलब एक 50% हमारे देश की जनता, जो एक यंग जनरेशन है, जो अपने कंधे पर सारी चीजें लेकर चल सकती है, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, बेटियां क्या नहीं करे आज के डेट में, और उन बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। ये काफी खतरनाक चीज निकल कर आई और इसका इंपैक्ट देखिए आप लोग यहां पर 11 से लेकर 14 साल के बीच में 4.1 था यहां पर, अगर बात करें 2018 में इनरोलमेंट पर। लेकिन जब 4 साल बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं 2022 में, तो जो इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट मतलब जो स्कूल के अंदर में उनका एडमिशन होता था, वो एडमिशन घटकर आधा हो गया है। इससे आप लोग अंदाजा लगाइए। और ये लड़कियों का हुआ है, लड़कों का नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से यहां पर एक चीज सामने आती है आप लोगों के निकलकर कि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। ये प्रूफ कर रही है रिपोर्ट, डायरेक्ट नहीं लिखा इस रिपोर्ट में, पर लेकिन ये प्रूफ कर दिया इस रिपोर्ट ने। ये फैक्ट, ये डेटा आप लोग यहां पर ये बातें बता रहे हैं, है कि नहीं? तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये रिपोर्ट बता रही है, ये आंकलन बता रहा है आप लोगों के सामने कि हमारी सोसाइटी कैसी है। क्योंकि लड़कियों का एजुकेशन घटा हुआ मिलेगा, लड़कों का नहीं। लड़कों का रियरली आप लोगों को यहां पर घटा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहां पर। और कुछ अच्छी चीजें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो खैर नेगेटिव चीजें होगी, कुछ पॉजिटिव चीजें। स्कूल के अंदर में गर्ल्स के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी ऐसी, जैसे मंथली एक आप लोगों को पीरियड साइकिल देखने को मिलेगी। और भी इसके अलावा अगर बच्चियों के लिए टॉयलेट सही है, साफ सुरक्षित है, तो बीमारी होने से भी कई सारी बच जाती है। तो टॉयलेट की संख्या जो है ये पहले अगर बात करें लगभग 66 थी, अब बढ़कर 68 हो गई है। तो ये पॉजिटिव बात है यहां पर, इसकी वजह से चीजें अच्छी चलती हैं। लाइब्रेरी की संख्या बढ़ रही है। लाइब्रेरी एक अच्छा साधन है पढ़ाई के लिए। घर पर नॉर्मली बैठकर आप लोग इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो जितने अच्छे से आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ लेते हो। लाइब्रेरी में पंक्चुअलिटी रहती है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं आप लोग के आसपास में बैठ के, तो आप लोग का भी फोकस लगा रहता है। आप लोग अच्छे लेवल पर, ऐसा लगता है सब पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। पर लेकिन घर में ऐसा नहीं रहेगा। घर में मम्मी कुछ कर रही है, पापा कुछ कर रहे हैं, भाई कुछ कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, आप लोगों को लगेगा नहीं। इसलिए कहते हैं किसी भी इंसान को अगर आज के दिन पढ़ना है ना, तो उस इंसान को रूममेट मत बनाओ जो इंसान जॉब कर रहा है या फिर जो इंसान पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अलग ही लेवल का माइंडसेट रहेगा। उसके साथ में आप लोग लाइफ को अलग तरीके से लेकर चलोगे। पर जो इंसान रियलिटी में पढ़ रहा है, उसके साथ में बैठकर आप लोगों का मन भी करेगा पढ़ने के लिए। तो हमेशा एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मेरा रूममेट जो है जॉब करता है, तो एक तरीके से कई सारी प्रॉब्लम उसके द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई, तो मैं उससे बातें की, तो मैंने बताया कि कोशिश करो कि वो क्या करते हैं, जैसे जॉब पे से आया तो उसके साथ में मटर गश्ती में लग जाता। ठीक है, कि सर तब तक तो पढ़ाई हो जाती, जैसे ही वो आता है तो मैं ढंग से काम नहीं कर पाता था फिर अपना। तो अगर एक ऐसे बच्चे के साथ में रहो जो कि पढ़ रहा है खुद, ठीक है, या फिर अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, तो कोई एक ऑप्शन आप लोग चूज कर लो। सोल्यूशन आप लोग को निकालना है, आप निकालोगे तो दिक्कत होगी। एक अच्छी बात जो यहां पर दिख रही है, ये दिख रही है प्लेग्राउंड। नॉर्मली खेलने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती थी, पर लेकिन अब स्कूल के अंदर में प्लेग्राउंड की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 68 से 66 से 68 हो गई है। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि देश के अंदर में अगर बात करें, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है। इवन स्मार्टफोन काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गए। कोविड-19 के टाइम पर जिन लोगों के पास में फोन नहीं थे, उनको भी बच्चे की एजुकेशन के लिए जैसे तैसे कर फोन लेना पड़ गया। तो हाउस होल्ड के अंदर में अगर बात करें, स्मार्टफोन की संख्या जो है 2018 के कंपेयर में जो कि 36 थी, वो बढ़कर अभी यहां पर 74% के करीब आप लोगों को देखने को मिल रही है। और दी हाउस होल्ड जो है यहां पर आज के डेट में कई सारे ऐसे हैं जो कि यहां पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये भी 88 के करीब आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि पेरेंट्स ने बच्चों की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस चीज पर फोकस किया कि घर में एटलीस्ट फोन आ जाए। पर फिर से दिक्कत देखने को मिली कि उस फोन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस जो था वो लड़के का था, ना कि लड़की का। ठीक है, यानी कि अगर घर में एक लड़का है एक लड़की है, तो पहले लड़के का होमवर्क पूरा होना था और बाद में फिर लड़की को दिया जाता था। और इवन लड़की के अंदर भी यार रहता है कि भाई है तो भाई पहले कर लेगा, मैं बाद में कर लूंगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, घर में एक लड़का है जो कि बड़ा है, ठीक है, और एक लड़की है जो कि छोटी है। वो एक तरीके से आप लोगों को ज्यादा रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलेगी, यानी कि अपने भाई को लेकर वो ज्यादा एक तरीके से सेंसिटिव नजर आएगी। और अगर लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है, तो भाई साहब वो ना मां बन जाती है छोटे भाई के लिए। ये आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो बड़ा भाई है वो बाप नहीं बन पाता है अपनी बहन के लिए, ठीक है, वो उल्टी सीधी बातें ज्यादा करेगा। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ये तो चीजें समझने वाली क्या बात है, चीजें तो आप लोग फील कर सकते हैं अंदर से, आप लोगों ने चीजें देखी भी होगी।
ये रियलिटी है। ये कई सारी ऐसी चीज़ें आप लोग, ये तो मतलब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में भी आप लोग ये चीज़ें नॉर्मली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। कोविड-19 के टाइम पर और उसके बाद में भी अगर सिचुएशन देखोगे 2010 से लेकर 2022 तक का, ये मुझे सबसे एक गलत सिचुएशन लगती है। आप लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो और फिर प्राइवेट में आप लोग बच्चे को ट्यूशन दे रहे हो, तो स्कूल में क्या पढ़ा रहे हो? 22 से बढ़कर ये 30% हो गया आज के डेट में। 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को ट्यूशन दिए जाते हैं कि घर पे आके ट्यूशन लेना, स्कूल में जो है टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये समझो आप लोग यहाँ पर, अगर तुम इतने ही पढ़ाने वाले टीचर हो यार, आप लोग स्कूल जो है वो सैलरी दे रहे हैं, तो तुम स्कूल खत्म होने के बाद में स्कूल में बैठ के क्यों नहीं पढ़ाते उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर, जो लगता है कि ये बच्चे जो हैं जिनमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, पर लेकिन नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर में बताई जा रही है। अब आप लोग बताओ, सुनकर कैसा लग रहा है आप लोगों को ये बात है? लग नहीं रहा है कि ये रिपोर्ट जो है भाई साहब अंदर से घुस गई है बिल्कुल, ठीक है। यानी वो मूवी है बेसिकली अनिल कपूर वाली, जिसमें वो सीएम बनता है, तो उस टाइम पर प्रेस रावल कहता है कि इसने तो भाई साहब चड्डियाँ उतारनी स्टार्ट कर दी, इनको नंगा करना स्टार्ट कर दिया सबको, यानी उनकी क्लास लेने लगता है जब अनिल कपूर। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ में कुछ ऐसे ही कर रही है, अंदर की चीज़ें बता रही है, और इसीलिए इस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, हमारे इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो ये रीजन है, इसके अंदर फैक्ट जो रहते हैं वो प्रूफ के साथ में रहते हैं कि ऐसा ग्राउंड पे हो रहा है भाई साहब, इसलिए आप लोगों को इनको सुधार रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये आप लोगों के सामने डेटा निकाल कर लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं पैरामीटर जो इनके द्वारा, अगर मैं थोड़ा सा एक चार्ट भी आप लोगों को दिखा दूं यहां पर। पहले तो आप लोग यहां पर देखो, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में इनरोलमेंट बढ़ गया है, ठीक है, तो ये बल्ले बल्ले देखने को मिलेगी। पर टीचर की कमी है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में बहुत ज्यादा है, ये आप लोग कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसको कंबाइन यहां पर बता दिया गया है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे देश में ना, जैसे कि आप लोग देखने को मिला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है IAS, ऐसे ही टीचर्स के लिए होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इंडियन टीचिंग सर्विस ITS ये होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में टीचर को भी बिल्कुल ऐसी एक तरीके से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और फैसिलिटी मिले जैसी कि IAS ऑफिसर को मिले। तो इस तरीके की चीजें अगर देश के अंदर हो तो कैसा रहेगा। तो इसी की वजह से एजुकेशन सिस्टम, एक तरीके से आप लोग खुद सोचो यार, एक मिनट, एजुकेशन के बारे में सोचकर तो देखो, एजुकेशन नींव है सारी चीजों की। एजुकेशन से ही कोई पर्टिकुलर, अगर देखो IAS बन रहा है, एजुकेशन से ही कोई मिनिस्टर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, वो एजुकेशन बेस है। और एजुकेशन जो है, उसी टीचिंग प्रोफेशन को हम लोग इतना रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये दिक्कत है। कई बार टीचरों की प्रॉब्लम इतनी होती है, मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारे मेरे पास में आज की डेट में देखोगे, मतलब दूसरे तीसरे दिन में मेरे पास में कई सारे आज के डेट में जो है बेसिकली CV आते रहते हैं, जिसमें अपनी बातें बताते हैं, सर जॉब है क्या, कुछ अगर हो तो बता दो। तो ये सारी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सिचुएशन ये है कि इतने सारे लोग हैं आज के डेट में जो पढ़ाना चाह रहे हैं, पर लेकिन उनको मिल नहीं रही है चीजें पढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर कोई भी आप लोग सेंड करना चाहते हैं तो अपना जो एक तरीके से नहीं CV वगैरह सेंड कर दिया करें। तो कोई भी ऐसा होगा, जैसे कि मेरे पास में कई सारी कॉल आती रहती हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट की कॉल आती रहती है, सर हमारे यहाँ पर आकर पढ़ा दो, और कई बार पूछ भी लेते हैं कि आपके पास में कोई होता है ऐसा बता देना, ठीक है। तो अगर कोई भी टैलेंट आप लोग के पास में है, आप लोग PPT बनाना जानते हैं, वीडियो एडिट करना जानते हैं, या फिर आप लोग अच्छा कोई सब्जेक्ट आप लोग पढ़ा पाते हैं, तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे सेंड कर देना। जो भी मुझे लगेगा, अगर कोई पूछेगा, पर अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना उसमें, क्योंकि पता चला मैं बताऊं यहां पर फिर दिक्कत हो जाए। क्योंकि अभी एक को मैंने रिकमेंड किया था, एक पर्टिकुलर बंदा था, वो PPT काफी अच्छी बना रहा था, उसको बता रहा था कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, पर लेकिन जब वहां पर जाकर पता चला वो प्रॉपर PPT फ्रेम ही नहीं कर पा रहा है, PPT में कुछ पिक्चर्स ऐड करनी है, कुछ उनको एक ढंग से लगाना है, तो बोला कि सर जॉब की जरूरत थी इसलिए कर दिया। यार ऐसा मत करो, इसमें फिर मेरी बेइज्जती हो रही है, ठीक है, कि सर कैसे बच्चों को रिकमेंड कर दिया आपने। तो अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो कम से कम अपना एक्सपीरियंस बताओ और उसमें सत्य चीजें लिखो, ताकि मुझे लगे तो मैं बताऊं। एक एडिटिंग वाला बंदा था, वो उसने बस वीडियो को कट करना जानता, उसके अंदर कुछ एडिटिंग जानता ही नहीं था। तो कुछ हो एक्सपीरियंस तो बताओ, तो मैं कहीं पर रिकमेंड करूं, फिर कोई मेरे पास में पूछे तो मैं उनको बताऊं। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। पर लेकिन एक्सपीरियंस तो ही आप लोगों को बतानी है, ऐसे नहीं कि यार, मतलब समझ रहे ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूं, वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। studyloverveer@gmail.com पर, ठीक है। तो लिख देना कि CV है, इसमें जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, तो कोई आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी यहां पर ये कुछ और बातें हैं, पैरामीटर है इसके बारे में, जो आप लोग समझ सकते हैं कि ओवरऑल इनरोलमेंट एज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर इनरोलमेंट जो यहां पर बेसिकली जो स्कूल कॉलेजेस के, जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, गर्ल्स का इनरोलमेंट यहाँ पर, बच्चों से रिलेटेड, तो सारा डेटा यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये स्लाइड में भी आप लोगों के लिए दे दिया गया है। कहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड आ रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है जब हम लोग ओवरऑल जब एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि मैक्सिमम 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है? याद आ रहा है कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट के बारे में बात की थी हम लोगों ने,
आर्टिकल 21 के बारे में बात की थी कि आर्टिकल 21A के अंदर में फंडामेंटल राइट बना दी है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बातें की थी हम लोगों ने 2002 में, याद आ रहा है कुछ। पेरेंट्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटी भी बनवा दी थी हम लोगों ने। नॉर्मल फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास में 10 थी, हम लोगों ने एक और ऐड कर दी थी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कि पेरेंट्स की ड्यूटी बन गई है, बच्चों का अधिकार बन गया है। याद आ रही है मूवी, एक मूवी बताई थी मैंने मैडम करके मूवी है, साउथ इंडिया, किसकी ने देखी है मूवी? सर्च करना, टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर की थी आप लोगों के लिए वो मूवी। चक्षु खुल जाएंगे आप लोग यार अगर इस चीज़ों को देखोगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को सारी बता दी। अब इस रिपोर्ट के बारे में एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को अटेम्प्ट कराऊंगा, और जिसको भी समझ में नहीं आया कि क्या क्या बातें मैंने अभी बोली, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पर मैं अक्सर आप लोगों से लेक्चर शेयर करता रहता हूं। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लेक्चर है वो भी शेयर कर दूंगा, और इसी के साथ में जो एजुकेशन के बारे में और भी जो चीज़ें हैं कई सारी, जैसे कि पुराने मैंने हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में भी कई सारी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ। जैसे मूवी कोई अच्छी लगती है तो वो शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। कई सारे बच्चे तो बोलते हैं कि पापा मम्मी ये कह रहे हैं कि टीचर बिगाड़ेगा, मूवी दिखाता है तो आप लोग जो है बता दिया करो कि मूवी वही बताता हूँ मैं जो कि आप लोगों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। तो ये देखना मुझे बड़ी हंसी आई। एनुअल स्टेटस एजुकेशन जो रिपोर्ट है इसके बारे में बात करें तो इसका एम क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो किस तरीके से यहाँ पर बातें कर रही है, तो बात की जा रही है कि इसका एम है कि अंडरस्टैंडिंग देखें यहाँ पर कि गांव वाले में एरिया में खासकर अगर बात करें कि कैसे इनरोलमेंट है स्कूल के अंदर में और लर्निंग के बारे में, ठीक है। ये 2005 से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कंडक्ट कराया जाता है बेसिकली एक तरीके से ऑल द डिस्ट्रिक्ट। दूसरी स्टेटमेंट, लार्जेस्ट सिटीजन जो लेड सर्वे है यहाँ पर ये, और एनुअल जो सिटीजन जो एक तरीके से सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे भी इसको बोला जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है 1, 2, 3 या फिर यहाँ पर नन ऑफ द अबोव, यानी सॉरी ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर A, B, C, F, D। तो ये आप लोगों को बताना है, सही आंसर बताइए, देखता हूँ क्या कौन कौन सी आंसर देता है। फिर से ध्यान रखिएगा यहाँ पर शब्द भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि रूरल इंडिया के अंदर में कवर किया जाता है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट तो देखो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई छूट ही जाता है, ठीक है। तो ऑल द रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में जो खासकर, क्योंकि शहर में तो यार वैसे भी अच्छी एजुकेशन सिस्टम मिली जाती है, मैक्सिमम एजुकेशन के ऊपर जो दिक्कतें रहती हैं वो होती है गाँव वाले एरिया में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका सी हो गया, यानी कि एक स्टेटमेंट गलत हो गई, बाकी सारी की सारी सही है। और यही चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई हैं, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है, जब हम लोग एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे संविधान में 7वां शेड्यूल है। 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। एजुकेशन को कहां पर रखा गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे। चलिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछता हूं, इसको तो बता ही दोगे आप लोग, जो इसको बता देगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। पहले एजुकेशन जो है वो किसी और लिस्ट में था, फिर एजुकेशन को किसी और लिस्ट में डाल दिया गया। ये कौन सा संविधान में संशोधन करके ये सिस्टम किया गया है? एक लेक्चर है पूरा जो मैंने डिटेल में काफ़ी डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में जो रिसेंटली अभी आप लोगों को पता है ना कि हमारी कंट्री में लेटेस्ट अभी जो एजुकेशन के ऊपर सिस्टम तैयार किया गया था, जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, उसमें ये सारी बातें मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखी है, ठीक है। तो लेक्चर आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वो शेयर कर दिया जाएगा, तो उसको देखना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। ये लेक्चर पुराने नहीं होते कभी भी, क्योंकि जो पॉलिसी आ चुकी है ना वो आगे चलने वाली है 10, 15, 20 सालों तक, तब कभी जाकर कोई पॉलिसी चेंज होती है, ठीक है। पहली पॉलिसी मैंने आप लोगों को बताई थी कि 1968 में आई थी। सोचो 1968 से पहली पॉलिसी 1986 में जाकर चेंज हुई। अब 1986 की जो पॉलिसी है वो अभी 2020 में जाकर चेंज हुई। तो सोचो जो पॉलिसी की वो वीडियो मैंने बनाई है, ये समझो आप लोग कि वो वीडियो जो है आगे आने वाले 20 से 30 सालों तक चलने वाली है, अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं आया तो। इसलिए वो एवरग्रीन टाइप की वीडियो होती है, ठीक है। तो उसमें देखना वो सारी चीजें हमेशा कभी भी कोई एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली जाती है। अब आप लोग ये बताओ, जैसे टॉपिक मैंने कवर करा दिया, कहां इसमें प्रीलिम्स है, कहां इसमें मेंस है, कहां आप लोग क्या बातें करोगे। अब इसमें कोई क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, इस रिपोर्ट के बारे में पूछ लो, कब प्रस्तुत किया गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ लिया, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है यहां पर इस रिपोर्ट के चलते सोसाइटी में, मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। इंटरव्यू के बारे में पूछ लेंगे, कहां पर क्या क्या चीजें चल रही है पर्टिकुलर इसके अंदर में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करा दिया। अब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर तरीके से आप लोगों की चीजें कवर हो जाती हैं। तो टॉपिक कवर करो, कोई अगर पूछे आप लोगों से तो उसको बता भी सकते हो कि हाँ यार ये चीज ऐसी थी, ठीक है। तो ये समझो, तो फैक्ट क्या है कि टॉपिक तैयार करना है अच्छे से, ओके। तो क्लियर हो तो बताना, डाउट हो तो बताना, फिर सुधारेंगे। बैठे हैं ना, तो मैं हूं ना, करंट अफेयर के लिए टेंशन नहीं लिया करते, ओके। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा डिटेल में कवर की गई। मध्य प्रदेश के अंदर में, एमपी के अंदर में भोपाल डिक्लेरेशन जो है वो रिलीज किया गया, जिसके चलते यहाँ पर 2 दिन की मीटिंग हुई थी G20 के थिंक टैंक की। तो G20 इन भोपाल, ये जो पर्टिकुलर मीटिंग देखने को मिली थी,
300 से ज़्यादा समझदार बुद्धिमान लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर बैठे थे और इसके चलते कोशिश की जा रही थी कैसे सिचुएशन को जो है वो सुधारना है। ठीक है, तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ ऐसा, यहाँ पर एक तरीके से नहीं, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो ये वाला स्वागत था। भोपाल डिक्लेरेशन, यानी कि जहाँ पर भी कोई मीटिंग होती है तो फिर वहाँ से रिलेटेड जो रिजल्ट निकल कर आता है उस सिटी का नाम नॉर्मली इसके सामने रख देते हैं। अच्छी बात क्या है, आप लोग खुद सोचो, अब कोई जैसे कि विदेशों में बैठा है और वो भोपाल डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेगा तो सबसे पहले तो वो जाकर मैप में जो है भोपाल चेक करेगा कि भोपाल है कहाँ पर। तो समझो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग अपने देश की ख्याति बढ़ा रहे हैं। तो थिंक 20 T20 जो यहाँ पर एक ऑफिशियल इंगेजमेंट थी G20 को एक साथ में लेकर आने की और किस तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड वाइड जो भी दिक्कतें हैं उनके ऊपर बात करने की, जिसमें भोपाल डिक्लेरेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका बेसिक पर्पस था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सबका साथ सबका विकास। वो वाली बातें की गई कि सोसाइटी यानी कि समाज के हर एक सेक्शन के बारे में यानी कि सबके बारे में सोचना है। ये खासकर फोकस दिया गया था यहाँ पर जीडीपी के ऊपर। जीडीपी का मतलब है यहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो किस किस सेक्शन को कैसे कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं, किसके लिए कितना पैसा दे रहे हैं, तो एक फोकस रहता है। इसी में यहाँ पर जो वुमेन डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, वुमेन को कैसे साथ में लेकर चलना है, गैप खत्म करना है नॉर्थ और साउथ में, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अपने अगर बात करें हम लोग जैसे पृथ्वी है पूरी, तो यहाँ पर नॉर्थ वाला रीजन जो होता है उसमें काफ़ी अमीर है, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। पर लेकिन साउथ में जैसे साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया या फिर दूसरे देश हो गए, वो अच्छे से नहीं काम कर पा रहे हैं। तो नॉर्थ और साउथ का गैप भी यहाँ पर भरना है। प्रमोट करना है जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयुष को प्रमोट करना है, यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, ये सारी चीज़ों को हम लोग को प्रमोट करना है। और कहीं ना कहीं जब इनको प्रमोट करेंगे तो हमारी जो नींव है वो सपोर्ट होती है यहाँ पर नजर आएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया और ये ऐसी न्यूज़ होती है कि हिंदू भी कभी नहीं छोड़ता इसको, यानी कि दोनों न्यूज़पेपर ने कवर किया। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो यहाँ पर एक स्पीसीज के बारे में जानेंगे, एक पर्टिकुलर पक्षी के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर मणिपुर में जो लोकतक लेक है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि 90 साल बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिली है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों का बन जाता है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये है ग्रेटर स्कूप। तो ग्रेटर स्कूप जो है ये अभी मणिपुर वाले रीजन में जो लोकतक लेक है काफ़ी लंबे समय बाद वहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर ये देखने को पहले नहीं मिलता, मतलब पहले कभी मिला करता था, अब फिर से काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर ये देखने को मिला है। उन्हें कहते हैं कि आप लोग काफ़ी लंबे समय बाद गांव में जाते हो अपना इधर उधर से, तो कहते हैं और भाई कहाँ रह रहे हो आजकल, तो वही वाली बातें हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है कि और भाई कहाँ घूम रहे हो आजकल, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये एक तरीके से ना जो यहाँ पर ये एक लोकल में अगर बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो ये पक्षी है इसको यहाँ पर सदगमन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक रेयर डक है, एक बत्तख है रेयर, जिसको लोकल एरिया में सदागमन। ठीक है, और वैसे क्या नाम है इसका, वैसे ग्रेटर स्कूप। तो दोनों में से कोई भी नाम आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए कि ग्रेटर स्कूप मिल जाए लिखा हुआ, यानी कि जीएस, या फिर सदागमन लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब इसी पक्षी के बारे में बात की जा रही है ना। कितना प्यारा सा ये पक्षी। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो लोकतक लेक के पास में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। लोकतक लेक जो है ये आप लोगों को मणिपुर में देखने को मिलती है। मणिपुर जो है वो हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच करता है। इसके अंदर में कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क और इसी के साथ में जो आप लोगों यहाँ पर संगाई जो कि डांसिंग डियर भी आप लोग जिसे देखते हैं, तो इस एरिया में काफ़ी फेमस है यहाँ पर। ग्रेटर स्कूप जो है यहाँ पर, यानी कि जो ये पक्षी है, जो पक्षी का बेसिकली इसको मैं बत्तख बोलूंगा। ठीक है, बत्तख सबसे आप लोग कनेक्ट करना। ये जो बत्तख है यहाँ पर ये एक माइग्रेटरी बत्तख है, यानी कि कभी इधर तो कभी उधर, यानी कि अपने एरिया में एक जगह रह रहकर बोर हो जाती है। इसको घूमना फिरना काफ़ी पसंद है, तो कभी आर्टिक रीजन में तो कभी सब आर्टिक रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि नॉर्थ पोल से नीचे आ जाती है कभी कभी। तो अभी ये हमारे देश में आ गई है यहाँ पर घूमते घामते। तो ये इसके लिए आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये जिस फैमिली से आती है उस फैमिली का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। उन्हें कहते हैं जैसे आप लोगों ने सुना होगा किस परिवार से है कि भाई साहब फलाने ढिमकाने के परिवार से हूँ, तो इसकी फैमिली का नाम है यहाँ पर एनाटिडे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर इसका परिवार है। ये कौन सा परिवार है, ये बत्तखों वाला परिवार है, यानी कि वो परिवार है जो कि वाटर बर्ड होती हैं, यानी कि जो जल के प्राणी होते हैं ना, जिसमें आप लोगों को डक, इसी के साथ में जो स्वान वगैरह वो देखने को मिलते हैं, तो उसके परिवार का है यहाँ पर ये। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोग समझिएगा। तो ये प्यारी सी बत्तख जो है ये इसलिए न्यूज़ में आ गई है। तो कुछ और बातें जो बताई हैं बैकग्राउंड की वो भी याद रखना, ठीक है। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली कैसे हम लोगों को आने वाले टाइम पे कोविड-19 के साथ में लड़ना है और इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। वैसे इन्वायरमेंट इकोनॉमी दोनों जगह टॉपिक हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसके ऊपर मैंने कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के कम्युनिटी टैग में पोस्ट किए थे। जैसे चैनल के ऊपर जाते हो ना, कम्युनिटी वाला सेक्शन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि कई सारे बच्चे फिर भी आंसर गलत देते हैं, क्योंकि वीडियो में डिस्कस करने के बाद भी अगर आंसर गलत दे रहे हो तो मुझे सरप्राइज होता है कि मतलब चल क्या रहे हैं, बता दिया करो, ठीक है। क्योंकि वो तो कम से कम पढ़ाया हुआ तो सही दिया करो आंसर। अभी बात करूं तो यहाँ पर बात की जा रही है गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, GEGAEA। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, स्टार लगा लेना इसके ऊपर में कि GAEA क्या है। तो गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर ये। इसमें यह है कि 3 ट्रिलियन जो रुपए हैं यहाँ पर फाइनेंस करने की जरूरत है ईच ईयर, हर साल। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी लॉस हो चुका है बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे जिस माहौल में हम लोग रहते हैं उसमें जो हम लोगों ने, यानी कि हम लोग मतलब ये अब एक तरीके से इंसानों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि इंसानों ने जितना नुकसान उसको पहुंचाया है, बायोडाइवर्सिटी को जो इंसानों ने यहाँ पर आज के दिन में नुकसान पहुंचाया है, यानी कि जैव विविधता बोलेंगे हिंदी में, तो जैव विविधता को जो हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उसको कैसे रिस्टोर करना है। तो 3 ट्रिलियन पर साल देने हैं। 3 ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हो, जितनी हमारी कंट्री की GDP है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद, तो उतना लगभग यहां पर बोला गया कि आप लोगों को हर साल देना है। इतना पैसा अगर आप लोग दे पाते हो तब जाकर चीजें जो हैं वो आप लोग यहां पर सुधार पाओगे। तो है ना बड़ी बात यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें यहां पर इसके ऊपर फोकस की जा रही है। और नॉर्मली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात की जाती है, पर लेकिन यहां पर फिलैंथ्रोपिक वर्ड भी यूज कर लिया गया है, यानी कि PPP, यानी कि 4 P आ गए हैं। नॉर्मली पब्लिक, यानी कि एक तरीके से हम लोग गवर्नमेंट के बारे में, प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन एक P और आ गया तो 4 P हो गए हैं, जिसे फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो एक तरीके से अपनी स्वेच्छा से, फोर्स नहीं कर रहा है उस इंसान को कोई, ठीक है। तो इसमें रहता है कि एक तरीके से परोपकारी कामों के लिए अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जैसे नहीं कोई एक IAS ऑफिसर है तो जॉब में उसको सैलरी मिल रही है आसानी से, अब उसने क्या किया, बच्चों को बराबर में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्या हो गया, ये उसका फिलैंथ्रोपिक वर्क हो गया, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो यहां पर ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है 45 पार्टनर, इंक्लूडिंग HCL भी यहां पर जो है कंपनी, वो भी यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। फिलैंथ्रोपिक फाइनेंसिंग में क्लाइमेट मिटिगेशन के ऊपर फोकस किया गया, पर लेकिन यहां पर लेस देन 2% ऑफ टोटल फिलैंथ्रोपिक जो है वो सामने निकल कर आती है, जो कि काफी कम है, यानी कि पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर एडवांटेज क्या है फिलैंथ्रोपिक फाइनेंसिंग की, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं। एक बार आ गया अगली बार नहीं आया। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आप लोग चला रहे हैं, ठीक है, वो दान के ऊपर चल रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 50 लोग काम कर रहे हैं, एक बार दान मिल गया, अगली बार दान नहीं मिला, तो कैसे उसकी सैलरी दी जाएगी। तो इसलिए डोनेशन के ऊपर में जो चलने वाली चीजें होती है ना, WHO के देख लो, कोविड-19 के टाइम पे WHO हो गया, क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया, बोल दिया मैं पैसा नहीं दूंगा, ये तो चाइना के हिसाब से काम कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, हालांकि ये काफी ज्यादा फुर्तीला है, पर लेकिन ये अच्छा भी है, पर लेकिन वही चीजें हैं कि कितना अच्छे से हम लोग काम कर पाते हैं। तो वही बातें हैं। तो देखते हैं, पैसा बोल तो देते हैं यहाँ से पैसा आएगा वहाँ से पैसा आएगा, पर टाइम लगता है तो फिर सारे पैसे निकल जाते हैं, कोई पैसा देता नहीं है। तो ये सिचुएशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर प्रॉब्लम देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बातें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, किसी 1 या 2 रिपोर्ट का नाम बताओ, बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, फिर से आगे आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है सर्वे, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखिएगा ये प्रथम जो फाउंडेशन है, प्रथम जो NGO है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो प्रथम फाउंडेशन का ये डॉक्यूमेंट है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, जिसको NPG बोलते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, ठीक है, जिसमें 3 प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। गति शक्ति एक ऐसा प्लान है जिसमें देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। टूरिज्म मिनिस्ट्री कौन है ये बताना है। टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट अप्रैल के महीने में। तो आने वाले टाइम में भी ये न्यूज़ में देखने को मिलेगा टॉपिक, क्योंकि अभी हो नहीं रहा है, अप्रैल के महीने में होगा, तो टाइम टू टाइम आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिल सकता है। तो सारी की सारी जो न्यूज़ है वो नेशनल लेवल की आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया 100 मिलियन मालदीव का जो रुपया है
तो रुपया जो है उसमें यहाँ पर हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि मालदीव में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो मालदीव से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड दो न्यूज़ है आप लोगों के सामने। इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है अप्रैल टू दिसंबर 2022 में वो एस्टिमेट किया गया कि रिकॉर्ड पॉजिटिव ग्रोथ 16% का, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो गया 7.1 नवंबर 2022 में, तो हाईएस्ट है 5 मंथ में। जब ये बढ़ता है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो पाथ पर आ रही है और चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो कोर सेक्टर होता है, जो हम बोल रहे हैं कि 8 कोर सेक्टर होते हैं कोर सेक्टर के जो एरिया हैं, आप लोग ये बताना है जो 8 जो एरिया है उसमें कौन कौन सा रहता है और किसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, तो ये आप लोग को बताना है। वैसे अगर टेलीग्राम पर भी जाकर कोर सेक्टर आप लोग यूज करोगे ना लिख कर, तो वहां पर कई सारे आर्टिकल आप लोग खुलकर आ जाएंगे। डिटेल में मैंने डाल रखी है चीजें, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, जाकर चेक आप लोग कर सकते हैं। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर आप लोगों के सामने 3 न्यूज हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देखो आप लोगों से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो स्टेप डाउन करेंगे नेक्स्ट मंथ, ये बात बोली गई है। तो इनका नाम क्या है, तो पर्सन इन न्यूज में तो यहाँ पर जेसिंडा आर्डन, ठीक है। तो इनका नाम पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि ऑलरेडी सीडीएस या फिर एनडीए में आई थिंक क्वेश्चन यहाँ से बना था कि चाइना का प्राइम मिनिस्टर वगैरह जब पूछा गया था, प्रेसिडेंट वगैरह, ठीक है। नासा के द्वारा अवार्ड की बात की जा रही है 445 मिलियन, किसको, बोइंग कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पर सस्टेनेबल फाइट डेमोस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही यूएसए की एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। वियतनाम के प्रेसिडेंट जो है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जिनका नाम है ग्युएन जुआन फू, ठीक है। तो ये अनाउंस कर रहे हैं रेजिग्नेशन, करप्शन के चार्ज इनके ऊपर लग गए हैं। तो करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ही देश में नहीं है अकेली, दुनिया भर के लोग जो हैं, दुनिया भर के जो लीडर हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप लोगों के सामने है यहाँ पर रिजल्ट, तो इससे आप लोग देख सकते हैं चीज़ों को। दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने, टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन होंगे। एक तो सी सेट का होगा और बाकी के आप लोग यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट के, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना अच्छे से, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर दे पाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ टॉपिक, तो अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करो तो सही रहेगा, ठीक है। अभी हमारे देश में दुनिया का, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो एक रिवर क्रूज देखने को मिला, उसका नाम क्या था? MV गंगा विलास, MV इंडो विलास, MVV जो गगनयान जो विमान, इसी के साथ में यहाँ पर उत्तरायण क्रूज। सही आंसर क्या था? A, B, C या फिर D, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अभी एक राज्य के द्वारा 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर जो है, जिसको WTG बोला गया, यानी कि हवा का टर्बाइन के बारे में बात की जा रही है, कहाँ पर इंस्टॉल किया गया? गुजरात, कर्नाटक, आसाम या फिर उड़ीसा के अंदर में? कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कई सारे राज्यों के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। कौन से रिसेंटली स्टेट ने अभी इसको रिस्टोर किया है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। रिसेंटली अभी यहाँ पर एक प्रोविजन है जो इनकम टैक्स का, वो डिनाई कर दिया गया एग्जेम्पशन देने से वुमेन को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन से राज्य में यहाँ पर ये इशू निकल कर आया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा बातें भी करूंगा मैं आप लोगों से। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम या फिर जम्मू एंड कश्मीर, तो कौन से राज्य से रिलेटेड है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाया करते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? ये है बक्सवाहा खदान के बारे में। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी? ये है बेसिकली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा के अंदर में। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। सी सेट का एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर बताइए। ए में है 12, बी में है 30, सी में है 15 या डी में है 6 किलोमीटर। तो आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तब तक एक मैप बेस्ड लोकेशन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, इसके बाद में फिर हम लोग यहां पर वोकैबुलरी वगैरह भी देखेंगे और इन क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। लिटिल अंडमान, अंडमान निकोबार वाले एरिया के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की थी। तो अंडमान निकोबार वाले एरिया में, अगर आप लोग निकोबार वाले एरिया में जाएंगे तो आप लोगों को नीचे वाला जो एरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये अलग एरिया है और यहाँ पर ये अंडमान वाला अलग एरिया है। तो यहाँ पर आप लोगों से बात की जा रही है लिटिल अंडमान के बारे में, जो कि जितने भी अंडमान का एरिया है उसके सबसे साउथ में आप लोग को लिटिल अंडमान देखने को मिलता है। ये लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में आप लोग यहाँ पर
ये बेसिकली नजर आता है। थोड़ा सा जूम करके अगर आप लोग देखोगे तो अंडमान सी है यहाँ पर, और ये कुछ ऐसा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये साउथ बे है और इसका ये वाला आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली वेस्ट बे देखने को मिलेगा। इधर थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पर हट बे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों से पूछ ली जाती है अक्सर एग्जाम के अंदर में भी। काफ़ी एक तरीके से एक नेचुरली काफ़ी एक प्यारा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो घूमने के लिए दुनिया में बाहर जाते हैं ना, अपने एरिया में भी आप लोग कभी जाकर घूमो तो आप लोगों को जन्नत नज़र आएगी। यहाँ पर हमारे देश में भी ऐसे ऐसे एक तरीके से लोकेशन है कि हम लोग कहीं ना कहीं अगर उनको घूमेंगे तो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आने वाली है। पर लेकिन हम तो वही हैं कि बाहर जाकर ही बस देखना है कि हाँ दुनिया में कैसी फीलिंग आ रही है। चलिए, अपनी अपनी सोच है वो। तो ये इसका आंसर है यहाँ पर जो MV गंगा विलास, इसका नाम आप लोगों को देखने को मिला है यहाँ पर। ये आप लोगों को यहाँ पर जो नजर आया चलता हुआ, ठीक है, ये क्रूज जो है वाराणसी से यहाँ पर चला और इसके साथ में यहाँ पर जो पहुंचना था आसाम के अंदर में डिब्रूगढ़ में 51 दिन की जर्नी यहाँ पर ये तैयार करके लगभग 3200 किलोमीटर की तैयार करके यहाँ पर ये 10 सिटी को कवर करता हुआ यहाँ पर ये पहुंचा, ठीक है, पहुंचने वाला है, ठीक है, तो पहुंचेगा मतलब। तो इसके बारे में समझिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था। टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अभी यहाँ पर WTG यानी कि विंड टर्बाइन जनरेटर, ये कर्नाटक के अंदर में यहाँ पर अभी जो इनकी जो एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर रिन्यू पावर, ठीक है, तो उसके द्वारा इंस्टॉल किया गया। तो कर्नाटक के अंदर में यहाँ पर विंड एनर्जी को यहाँ पर ये बेसिकली राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे यहाँ पर ये एक तरीका सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, जिसके चलते यहाँ पर अच्छे लेवल पर एक रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिलेगी और लगभग 1 मिलियन हाउस होल्ड यानी कि 10 लाख के करीब जो बेसिकली घर हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड मिलाएगा एनुअली। तो एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये रहता था कि आप लोग की जो सैलरी होगी जिस दिन आप लोग रिटायर होंगे, लगभग उसकी आधी यानी कि हाफ आप लोगों को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है, वो मार्केट के साथ में कनेक्ट कर दिए कि मार्केट में जैसी चीज़ें चलती रहेंगी, आप लोग की जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे अलग अलग कंपनीज में, तो उसके बेस पर आप लोगों को एक तरीके से पेंशन मिलेगी। यानी कि सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन कितनी फिक्स होगी तो वो मार्केट के ऊपर डिसाइड हो गया। इसको लेकर कई सारे लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, पर लेकिन कई सारे राज्य अभी यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश भी उसमें से एक है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर अभी कूद रहा है, ठीक है। 18 से लेकर 60 के बीच में यहाँ पर ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है लोगों को, तो याद रखिएगा इसके बारे में। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बन सकता है। हमारे संविधान के अंदर में जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली प्रोविजन देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21, यानी कि संविधान के पार्ट 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट है, उनके आर्टिकल के अंदर में आप लोगों को एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात की जाती है। पर लेकिन अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया इनकम टैक्स प्रोविजन के अंदर में एग्जेम्पशन की बात की जाती थी, जो सिक्किम के अंदर में जो वुमेन है उनके लिए बोला गया था कि अगर कोई ऐसी महिला है जो कि सिक्किम के लोगों से ही शादी कर रही है, एक सिक्किम, ठीक है, तो सही है, अगर वो उसके बाहर जाकर अगर शादी कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो 1961 जो यहाँ पर इनकम टैक्स का वो जो है उसको यहाँ पर अभी इन्होंने क्या कर दिया है, इसको यहाँ पर स्टक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है यहाँ पर ये, तो उसकी वजह से न्यूज़ में है। तो यहाँ पर सिक्किम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड भी है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, बक्सवाहा खदान के बारे में। तो ये पर्टिकुलर कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर में। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो हमारी कंट्री में जो बेसिकली अगर बात करें, एक पर्टिकुलर सब्सिडरी है आदित्य बिरला की, जिसका नाम आप लोग यहाँ पर याद भी रख सकते हैं, इसको बोलते हैं एसएलएस माइनिंग एंड इंडस्ट्री कंपनी। तो इसके द्वारा यहाँ पर ट्राई किया जा रहा है ऑर्गेनाइज कराने के लिए डायमंड प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें चलती है। डायमंड रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो कई सारे एरिया हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी कई सारे जहाँ पर डायमंड काफ़ी लार्ज स्केल पर हमारे देश में देखने को मिलता है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आंसर इसका ए होगा 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हम लोगों ने कवर कर ही लिया सारा, आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। नए शब्द सिखाऊंगा आप लोगों को, इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, इंग्लिश बोलनी आप लोग सीखेंगे, यानी कि अंग्रेज बनाता हूँ ये आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये शब्द तभी याद रख पाएंगे अगर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे।
एंटोनिम सिनोनिम्स भी आप लोगों के सामने, इसी के साथ में इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। पहला शब्द जो है ये है बेसिकली वोलेबल, तो एक तरीके का बातूनी, नहीं सकता कि ये इंसान के साथ में बैठ जाओ भाई साहब, जो पकाता है ये इंसान, इतना ज़्यादा बोलता है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। और दूसरे टाइप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे मनमोहन सिंह जी, जो कि बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। तो वोलेबल यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत ही अच्छे से कई सारी बातें रखते हैं, पर मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो कम बोला करते थे, ठीक है। नेगेटिव वे में नहीं है, पर हाँ दोनों की अलग अलग शैली है, वो अलग तरीके से अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये अलग तरीके से, पर लेकिन शब्द आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं बेसिकली, इसलिए बताया ये उदाहरण। कई बार एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि यार ब्रीफ में इसको बता दे, उसको बोलते हैं सिक्सेंसली, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर संक्षेप में बताना, ब्रीफ में बताना, एक तरीके से ना एक दो प्रिसाइज भी बोलते हैं, जैसे नहीं आप लोग अगर CAPF का जो पेपर देने जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर में प्रिसाइज भी आता है लिखने के लिए, तो वाली बात है, ठीक है। तो ये असिस्टेंट कमांडेंट वाला, तो उसमें प्रिसाइज भी आता था लिखने के लिए, मुझे अभी भी याद आ रहा है, ठीक है। तो ये उसके अंदर भी, और कई सारे और भी पेपर हैं, तो यहाँ पर ये क्या होता है, चीज़ों को ब्रीफ में बताना, जो है बेसिकली जो लिखा हुआ है पैरा, उसका मीनिंग ना बदले और उसका मतलब समझ में आ जाए, तो ये बोलते हैं। तो इसको आप लोग वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छा शब्द है, प्यारा सा। ये एक ऐसा शब्द है जो कि नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा ट्रांसपोर्ट वाले एरिया में भी, कि फ्राइट कॉरिडोर बना दिया, सामान लाने ले जाने वाला, ठीक है। तो परिवहन से रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर बात की जा रही है, कोई ट्रेन हो गया, कोई शिप हो गया, कोई एयरक्राफ्ट हो गया, कार्गो बोलते हैं, कंसाइनमेंट, यहाँ पर ये सारे शब्द इसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो ये बेसिकली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है, ठीक है। तो ये समझिएगा, जब ये बातें आती हैं ना, इस तरह कोई शब्द आते हैं, तो फिर से मैं बोलूँगा उनको इस्तेमाल करना कोशिश करो, फिर आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में शब्द बैठने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से अंग्रेजी भी बोलना और समझना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर, ये है कॉग्नेट, यानी कि सजातीय, यानी कि एक जैसे काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी कॉमन्स, यानी कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये दो इंसान जो है एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, तो जुड़वा टाइप के, तो ये कॉग्नेट वर्ड आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वर्ड है ये है डेस्टिट्यूट, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि विदाउट द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो ये शब्द आप लोगों के सामने यहाँ पर एक तरीके से निरक्षित बेसिकली वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, अगर एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। यानी कि किसी न किसी चीज़ की कमी होना, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंसान के पास में इन चीज़ों की कमी है और ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है इन चीज़ों को, तो ये शब्द डेस्टिट्यूट यहाँ पर बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग शब्द है यार, लेकिन वही बात है, अगर सेंटेंस फ्रेम करोगे इनके ऊपर तो अच्छे से इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे, नहीं तो अंग्रेज नहीं बन पाओगे। अंग्रेज बनना है तो काम करना है, अंग्रेज नहीं बनना है मतलब अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है, ताकि अंग्रेजी में अंग्रेजों को ही गरिया सके, ठीक है। अगर अंग्रेजी छोड़ गए यहाँ पर हमारे लोगों को परेशान करने के लिए। काफ़ी शानदार आंसर दिए गए यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने आंसर है, तो इस तरीके से आप लोग देखना, इनको पिन भी कर देगा कल की वीडियो के नीचे, तो जो कोई जानना चाहता है कि ये सारी चीज़ों के बारे में, तो अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से पूछा था, तो किस किस ने सही आंसर दिया है ये जरूर बताना, किस किस ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था जो मैंने आप लोगों से यहाँ पर इनके बारे में पूछा था। वैसे ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, अगर आप लोगों को याद हो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यहाँ पर जिनका नाम है आर बोनी गैब्रियल, तो मिस यूनिवर्स बनी है 2022 के लिए, ये आप लोग को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से नजर आएंगे। हरनाथ सिंधु जो कि 2021 में मिस यूनिवर्स बनी, तो उन्होंने टाइटल इनको सौंपा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पर्सन ही न्यूज़ में आप लोगों से टॉपिक पूछ ले आते हैं, तो इसलिए ऐसे टॉपिक याद रख सकते हैं। कैसा लगा आज का डिस्कशन? इस लेक्चर की PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप लोगों को मिल जाती है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं स्टडी लवर वीर के नाम से। आंसर राइटिंग करनी है तो वीर तालियानी के नाम से, और नोट्स चाहिए शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें, तो SLV PDF भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 टेलीग्राम ग्रुप हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तीनों के लिंक जो है आप लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे SLV PDF आप लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये वीर तालियान आंसर राइटिंग के लिए, और ये पर्टिकुलर ग्रुप है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के फायदे के लिए हैं, एंजॉय करिए इनको अच्छे से, ठीक है। बाकी मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर अगर प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, पब्लिकली कोई दिक्कत आप लोग शेयर करना नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो आप लोग studyloverveer@gmail.com या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आज का दिन डिसाइड कर लिया कैसे आप लोग एंजॉय करने वाले हो? ये क्या आपका प्लान आज का तैयार है? और कल का कैसा प्लान रहा उसको रिव्यू कर लिया है? जरूर बताना। अच्छे से दिन को एंजॉय करो, आप लोग की जिंदगी आप लोगों के हाथ में, जिधर चाहोगे गाड़ी उधर जाएगी, और अगर चाहोगे रुक जाए तो रुक भी जाएगी। अब डिसाइड कर लो आप लोगों को क्या करना है। वीडियो जैसी भी लगती है बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। खुश रहना सीखो यार, बाकी सब चीज़ें सही चलने लगती हैं। ओके।